हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि कुछ नहीं पढ़े हैं। देखिए, बिना पढ़े सभी विषय में पास होने का ट्रिक मैं लेकर आ गया हूँ। अभी तक मैं आपको पूरे के पूरे एक बात बता देता हूँ, पूरे के पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। पूरे यूट्यूब जितने लोग पढ़ाते हैं, ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाया होगा, कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को जितने 6 सब्जेक्ट आप लोगों के हैं, बस कला को छुड़ाकर 8 को, कला को छुड़ाकर सभी विषय में मतलब पास होने का पूरा ट्रिक बताया हूँ। चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो। ठीक है, और वो भी मैं कुछ याद करने के लिए नहीं बताऊंगा कि आप ये प्रश्न याद कर लोगे तो ये प्रश्न फंसेगा तो आप यही करोगे, नहीं। मतलब आपको कुछ प्रश्न ही याद नहीं करना है, बिल्कुल भी प्रश्न याद करना है, सिर्फ पेपर से ही पास कर लोगे। कैसे? मैं पूरा का पूरा अनुभव शेयर किया हूँ और पूरा सब्जेक्ट में लेकर आया हूँ। पहले इंग्लिश बताऊंगा, इसके बाद हिंदी का बताऊंगा, इसके बाद मैथ का बताऊंगा, इसके बाद सोशल साइंस का, इसके बाद साइंस का बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करिए हर एक बच्चे के पास जो कि पढ़ने में बहुत कमजोर है और वो हर साल फेल हो जाता हो। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे कोई फेल हो, इसलिए। क्योंकि देखिए, पैसा माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। कम से कम हाई स्कूल कराने में आप लोगों का 5 या 6 हजार रुपया लग जाता होगा, और एक साल का जो वर्ष आप लोगों का बर्बाद होगा वो छोड़ के। तो कैसे पैसा आ रहा है, माँ बाप कैसे कमा रहे हैं, मुझे मालूम है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो पढ़ने में टैलेंट हो वो तो अच्छे नंबर लाएंगे ही लाएंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो कुछ नहीं पढ़े हैं और पास होना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो में बनाया हूँ। ताकि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मेरे चैनल पे एक लड़का ऐसा नहीं होगा कि जो फेल हो जाए, सभी बच्चे पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। उसी के लिए वीडियो में आप लोगों को बना दिया हूँ। समय बहुत कम है, 16 फरवरी से आप लोगों का पेपर स्टार्ट है। तो 16 फरवरी का आपका हिंदी का है तो हिंदी वाला ट्रिक लगा कर पास हो लेना। इसी तरह जिस जिस दिन जिस सब्जेक्ट का रहेगा उस ट्रिक को आप लोग डाउनलोड कर लो, इस वीडियो को, और वही ट्रिक अपना अपना के हर एक सब्जेक्ट में पास हो जाना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोड हो रही है कि अंग्रेजी में पास होने का बेहतरीन ट्रिक। आपने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आती आप लोगों को, तो आज मैं पूरा आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंग्लिश में, जैसे 70 नंबर का है तो ज्यादा नहीं तो 40 या 45 नंबर आप आराम से ला सकते हो। तो 45 नंबर अगर आप ला लेते हो और 30 नंबर रिक्सूल से मिल जाएगा तो 75 नंबर। अब बिना पढ़े 75 नंबर अगर ला दिए तो अब क्या चाहिए आपको, बताओ। तो इंग्लिश में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल यूट्यूब पर आपको कहीं ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात अभी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जितने बच्चे मेरे चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद वो इंग्लिश पढ़ना छोड़ देंगे कि नहीं सर अब तो मैं पास हो जाऊंगा इसी तरह। नहीं, जितने बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो तो अपना पढ़ के सही सही आंसर आप लिखोगे। ये वीडियो उनके लिए है कि जो एक अक्षर भी नहीं आता है। जैसे मैं आप लोगों के ये पेपर पूरा सोल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। मुझे इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आती, मुझे क्वेश्चन आंसर भी नहीं मालूम है, क्या गलत है क्या सही है कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इस पेपर को मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, ये वादा है मेरा। पूरा सॉल्व कर दूंगा, देखना आपके आप सामने करूंगा। और इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप भी किसी भी पेपर को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चाहे वो हाई स्कूल का हो या इंटर को, किसी का कोई भी पेपर आपको देगा ना तुरंत सॉल्व कर देंगे। कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर आप तक अभी तक कुछ नहीं पढ़े, ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है कि जो कुछ नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं, उनको कुछ आता ही नहीं है इंग्लिश में, मतलब वो 0/0 हैं। उनके लिए वीडियो बनाया हो, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ने में बहुत टैलेंट है। मेरे चैनल पे ऐसे भी बच्चे हैं जो उनको कुछ इंग्लिश में आता नहीं है। तो भाई मुझे सबको लेकर चलना है। ठीक है, क्योंकि मुझे सबका नंबर अच्छा चाहिए, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजी में पास होने का ऐसा बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को कभी देखे नहीं होंगे। तो चलिए, इस वीडियो पे तो लाइक ही लाइक बरसना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे आप लोग ऐसे वीडियो खोजते हो। तो लाइक आप आपकी मर्जी है, मैं तो कोई डिमांड नहीं करूंगा आप लोगों की लाइक की। आप देखोगे वीडियो खुद आपको मालूम चल जाएगा कि हेल्पफुल लगेगी, तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इतना बात याद रखना आप लोग। चलिए, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, मुद्दे वाली बात आते हैं। मेरे पास पेपर है, ठीक है, आराम से पूरा फुल डिटेल बताऊंगा। और यही नहीं, यहीं तक रुकना थोड़ी है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी लेकर आया हूँ। इस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप करोगे। देखिए, मेरे पास ये पेपर है, आपको क्लासरूम में पेपर मिलेगा। पेपर के बाद कॉपी भी आप लोगों को खूब मिलेगी। कैसे लिखोगे, आपको कुछ आता है नहीं, एक अक्षर से भेंट है नहीं आप लोगों को, कैसे आप लिखोगे अंग्रेजी का पेपर, आप देखो कमाल। ये तो फिलअप कर दोगे, भरना भी बताया हूँ आप लोगों को। जैसे पहला पृष्ठ खोलोगे तो भाई तो डर तो लगेगा कि मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता, करेंगे क्या। लेकिन डरने वाली क्या बात है जब मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, करना क्या है आप लोगों को। अब मैं थोड़ा स्केल से थोड़ा यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ। अब स्केल मेरे पास आ गया है, लाइन को बेहतरीन खींचेंगे, ऐसा खींचेंगे कि किसी को देख कर ये लगे कि बस करिए, लड़का अब टॉप करने वाला है इस बार हाई स्कूल। ठीक है, लाइन हमने खींच लिया। अब कैसे करना है मैं सारी चीज आप लोगों को बताता हूँ। पेपर कहाँ गया, पेपर को अंदर है, पेपर लेके आता हूँ। देखिए, एक कॉपी है, ये पेपर है। जैसे खोलूंगा पेपर तो पहले देखूंगा तो यहाँ पे आपका पहले आया सेक्शन है, रीडिंग का पार्ट आया है। ठीक है, देखिए अब रीडिंग का पार्ट है अनसीन पैसेज।
हालांकि 2023 में आप लोगों को पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन आपका अनसीन पैसेज भी उसमें दिया रहेगा। तो अनसीन पैसेज पहले इसमें अनसीन पैसेज आ गया, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब हमें कुछ आता नहीं है, पढ़ने भी नहीं आता है, क्या करेंगे कैसे नहीं करेंगे भाई इतना बड़ा। तो पहली बात तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अनसीन पैसेज जो है इस बार 7 नंबर के आने वाले हैं। कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये सब जो थ्योरी लिखा है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये चीज है कि पहले इसको आप पढ़िए पूरे पैसेज को, फिर इसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। तो पैसेज पढ़ना है हम लोगों को, यहाँ पे इतना टाइम रखा हुआ है कि पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल काटिए इसको, हटाइए, सीधे पहुंचिए क्वेश्चन पे, सीधे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। पहले अब यहाँ पे लिखिए, तुरंत लिखेंगे यहाँ पे कि आंसर, या लिखेंगे आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट का पहला। और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि हमने सेक्शन ए कर रहा हूँ, कौन सा, तो सेक्शन ए पार्ट में कर रहा हूँ और उसका पहले का ए आंसर देने वाला हूँ, ठीक है, अंडरलाइन वगैरह कर लीजिएगा। अब कैसे इसका आंसर लिखना है अब बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस प्रश्न का हमें उत्तर लिखना है, कैसे लिखोगे, देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें मेन वर्ड्स कुछ आप लोगों को खोजना है। मेन वर्ड्स क्या है यहाँ पे कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग। अब देखिए यही मेन वर्ड है, द ड्यूटी ऑफ द डॉग, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि जब आप आंसर लिखते हो तो आंसर में हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट नहीं होता, आंसर हमेशा आप लोगों को सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड से, जैसे द ड्यूटी ऑफ द डॉग, तो द डॉग जो है ये आपका सब्जेक्ट है। बस आप लोग करना क्या है, बस पकड़ लीजिए इसी को, द ड्यूटी ऑफ द डॉग। अब इसी पैसेज में खोज लीजिए कहीं द ड्यूटी ऑफ द डॉग, कहीं डॉग का जिक्र हुआ है, डॉग 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 डॉग, हाँ डॉग मिल गया। देखिए डॉग यहाँ पे भी मिला है, लेकिन यह बीच से स्टार्ट है और द डॉग यहाँ से स्टार्ट है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बस यही पकड़िए, द डॉग को पकड़िए और यहाँ से लेकर यहाँ तक, कम से कम हिम तक, मतलब इतना लिखिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि आंसर लिखा है। तो द डॉग से लिख उठाइए और हिम तक बस लिख दीजिए। तो यहाँ से आप लोगों को द डॉग यहाँ से पढ़ के लिखना है, यहाँ से स्टार्ट में कर रहा हूँ कि द डॉग। अब मैं लिखूंगा पूरा थोड़ी, अब इतना वक्त मेरे पास थोड़ी, अब यहाँ पे अब आप लोग लिखना है। द डॉग यहाँ से स्टार्ट करना चालू कर दो, कम से कम यहाँ तक, एकदम आते आते यहाँ तक आप समाप्त कर दो। तो एग्जामिनर देखेगा भाई तो पूरा का पूरा लिखे रहोगे, यहाँ पे पूरा भरे रहोगे, पूरा नंबर देगा भैया, एकदम आराम से 2 नंबर ले गए पहले ही प्रश्न से, ठीक है। तो पहला प्रश्न कर लिया कि नहीं आपने, बस हो गया, बढ़ो आगे। देखो क्वेश्चन दूसरा, इसके बाद तुरंत आप लोगों को एक क्वेश्चन पहला हो गया ना, तुरंत हेडिंग डालो यहाँ पे तुरंत डायरेक्ट कि आंसर पहले का बी। अब हम पहले का बी करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो पहले का बी मतलब यहाँ आ जाओ, पहले का बी कह रहा कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं, व्हाट हैपेंड, ये व्हाट व्हाट काटिए, टू द बर्ड्स वन डे पकड़िए, द बर्ड्स वन डे को पकड़ लीजिए, बस खोज लीजिए कि द बर्ड्स वन डे कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे वन डे, बस स्टार्ट कर दीजिए वन डे द बर्ड। अब यहाँ से तुरंत ब्लू पेन लीजिए और यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि वन डे द बर्ड्स। और कहाँ तक लिखना है, तो यहाँ तक लिखना है, कहाँ तक थोड़ा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ ग्राउंड तक पूरा छाप दीजिए, पूरा ग्राउंड तक जैसे यहाँ तक छापेंगे तो आपका पेज यहाँ तक भर जाएगा। और जब यहाँ तक भरेगा एग्जाम में तुरंत क्लिक करेगा, 2 नंबर ले गए भैया, ठीक है। फिर तुरंत बढ़िए और यहाँ पर डालेंगे आंसर, आंसर पहले का सी। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, लेकिन राइटिंग आप अच्छे से बैठा के लिखिए, घबराने वाली बात नहीं है, पास हो गए, पूरा नंबर मिलेगा। देखो पैसे, तीसरा प्रश्न देखो, कह रहा कि फाउंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पुल्ड अलोंग फोर्सफुली। कह रहा है कि पुल का कोई ऐसा मीनिंग बताओ, जैसे पुल मतलब खींचना होता है, तो कोई एक और ऐसा वर्ड है जिसका मतलब खींचना होता है। तो अब हमको क्या मालूम है कि किसका मतलब खींचना होता है, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। इसी में से देखो, इसी में से कोई वर्ड है, यहाँ नीचे से उठा लो कोई ना कोई, देखो ये कोई वर्ड, हाँ देखो ये ड्रेक्स कुछ दिख रहा है, बस डायरेक्ट ड्रेक्स लिख दो कि यहाँ ड्रेक्स मतलब ये खींचना होता है, बात खत्म। यहाँ पे क्या लिख दोगे, ड्रेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ड्रेक्स, जैसे पुल मतलब खींचना, ड्रेक्स मतलब भी खींचना होता है, बात खत्म। अब चाहे गलत हो चाहे सही, लिख दो आंसर, पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद फिर आंसर हेडिंग डालोगे और लिखोगे पहले का डी, और देखोगे क्वेश्चन क्या पूछा है
कह रहा है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इन अपोजिट ऑफ नियर। अब कह रहा है कि नियर का अपोजिट क्या होता है, तो जिनको मालूम रहेगा कि नियर मतलब दूर, नियर मतलब पास होता है, तो पास का होता है दूर अपोजिट वर्ड। तो दूर का क्या होता है, तो यहाँ पे देखोगे तो फार मतलब दूर होता है, फार मतलब क्या होता है, दूर होता है। तो यहाँ पे फॉर कहीं लिखा होगा, जरूर से कहीं ना कहीं लिखा होगा फॉर। देखो फॉर लिखा है ना, तो अब आप तो, मैं तो जानता हूँ कि फॉर मतलब दूर होता है। अब आप सोचोगे कि मैं कैसे लिखूंगा, कि हमको मालूम है नहीं कि क्या होगा भैया। तो होगा क्या, जब आपको फॉर नहीं मालूम तो फॉर उठा लीजिए। तो अब आप सोचोगे कि सर कैसे आपको मालूम कि फॉर ही उठाऊंगा, कोई दूसरा नहीं उठा सकता हूँ। उठा लो, आपकी मर्जी। अब वाइल उठा लो, आपका मन कर रहा है ट्यूब उठा लो, आपका मन कर रहा है ग्लेड उठा लो, ठीक है। तो ग्लेड का मन कर रहा है ग्लेड उठा लीजिए, तो यहाँ पे ग्लेड ही लिख लीजिए। हालांकि राइट आंसर फार होगा, लेकिन आप ग्लेड लिख दो, बात खत्म। तो एग्जाम में जब कॉपी चेक करने जाएगा ना, तो आपका आपका आंसर शीट मिलाएगा नहीं, वो देखेगा कि आपने लड़का सही, सही लिखा है यार, इसका भी सही लिखा है, इसका भी। तुरंत चेक करेगा, 2 नंबर यहाँ से 2 नंबर यहाँ से ले गए भैया, पूरे नंबर मिल गए। पूरा पैसे जनसिन पैसे, बताओ एक भी मालूम था हमको, पूरा का पूरा नंबर उठा लिया। चलो अब देखो सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में यहाँ पे यह है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। अब यहाँ पे हमें अपने भाई की शादी के लिए हमें लेटर लिखना है, ठीक है। अब लेटर हमको लिखना आता नहीं है, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ गया, कैसे लिखेंगे इसको, देखिए तरीका क्या है इसका। तो देखो करोगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन बी डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग आप डालोगे कि सेक्शन बी, ठीक है। मैं यहाँ डाल देता हूँ सेक्शन बी, ठीक। इसके बाद क्या लिखोगे, राइटिंग का पार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे राइटिंग, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। राइटिंग लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ लिखेंगे आंसर दूसरा, यहाँ पे आंसर दूसरा लिख लेना है, ठीक है। और लिखना है यहाँ पे आप लोगों को लेटर। देखिए लेटर लिखने का कुछ तरीका आप लोगों को मालूम है, कुछ स्टेप फॉलो होना चाहिए आप लोगों को। देखिए लेटर में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे साइड में सबसे पहले आप स्कूल का नेम लिखो। देखिए कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे स्कूल्स नेम्स आपको यहाँ पे लिखना है, स्कूल्स नेम्स लिख लेना है, ठीक है। और कहाँ आपका स्कूल है, वहाँ स्कूल का नाम आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। जिस डेट को लिख रहे हो डेट लिख देना है, लेकिन डेट में पूरा लिखना नहीं है, लास्ट में आप एक्स एक्स बना लो, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अपने से कुछ ना कुछ काम कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है डियर मैम, ठीक है। डियर मैम या डियर सर, जिनको भी लिख रहे हो तो डियर सर लिख दो। इसके बाद यहाँ पे कामा लगा दो, बस इतना रटना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ से लिखो कि माई नेम इज, पहले सुनो कुछ नहीं आ रहा, पहले माई नेम इज लिखो, मेरा नाम यह है, स्टार्ट यहीं से करो, मेरा नाम यह है। और इसके बाद आप करोगे कि आप लेटर कैसे लिखोगे। अब यहाँ पे आपको मालूम चला कि यही लेटर आप लोगों को लिखना है, तो जानते हो क्या करोगे, वाट को हटा दो, वाट को हटाओ और लेटर उठा लो, और लेटर से लेके और यहाँ तक फिर लिख दो। जैसे माई नेम इज लिखने के बाद माई नेम इज यह है, ठीक है। यहाँ से ए से उठाओ और मैरिज तक लिख दो। मैरिज तक लिखने के बाद अब कहोगे कि सर अब क्या लिखे, अब तो दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है, तो ये है ना आप लोगों के पास, इसको उठा लो। नहीं तो लास्ट में एक और आता है यहाँ पे, एक अनसीन पैसेज और आता है ये वाला लिटरेचर वाला, यहाँ से उठा लो। अब इसको खोल लो। अब बस जानते हो क्या करो, बीच में से यहीं से कहीं से उठा लो आई, आई से उठाकर और बीच में यहाँ तक पीपुल तक लिख दो। बस पीपुल तक लिखने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ तक आई से उठाया पीपुल तक लिख दिया, और लास्ट में कुछ और करना हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आई रिस्पेक्टफुली सर, यहाँ पे लिख देना कि रिस्पेक्टफुली सर, ठीक है। और यहाँ पे योर ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली मतलब होता है आपका आज्ञाकारी, यही चीज रखना है। रिस्पेक्टफुली सर, योर ओबीडियंटली सर, और जिस डेट को लिख रहे हो यहाँ पे अपना डेट लिख दो, और यहाँ पे रोल नंबर लगा के एक्स वाई जेड इस तरह लिख दो। इसके बाद पूरा का पूरा आप लोगों को समझिए कि कंप्लीट हो गया, बस यही रखना था। आगे का 2-3 और नीचे का 2-3, बाकी तो आप लोगों के अपने उसके पेपर में से ही आप लोगों के कोई ना कोई पैसेज में से उठा के आप लोगों को लिख देना है। बस पूरे नंबर आप लोगों को समझिए कि मिल गया। 4 नंबर का है तो 3 नंबर तक कहीं नहीं गया है, 3 नंबर भी नहीं लेगा तो 2 नंबर मिलेगा, पास हो गए, ठीक है। ये भी प्रश्न आ गया। चलिए अब ये प्रश्न कर लिए ना, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब यह प्रश्न हो गया, लेटर लिखना आपको आ गया, इन दोनों में से कोई एक ही करना था, हालांकि दोनों में से कोई एक कर लेना, नियम तो आपको मालूम चल गया है। अब यहाँ पे तीसरा देखेंगे, और तीसरा यहाँ पे एस्से के लिए आता है कि एस्से कैसे लिखेंगे, चलिए वो बताता हूँ। चलिए देखिए अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब एस्से लिखना था, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन तीसरा, तो यहाँ पे लिखोगे कि आंसर तीसरा, आंसर तीसरा, ठीक है। और क्या था यहाँ पे कि राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है, माई टाउन और सिटी इन अबाउट 60 to 8 वर्ड इन द बेसिस ऑफ हिंट। ये हिंट दिया है, इसी को हेडिंग बनाना है, और माई टाउन या सिटी पे आप लोग लिखना है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा कि माई टाउन,
ठीक है, कि माई टाउन पे हम लोग लिख रहे हैं एस से। अब एस से कितना आसान होता है, देखिए कैसे लिखोगे आप। तो आपको हेडिंग की जरूरत नहीं होती है, हेडिंग तो खुद जो दिया होता है यहाँ पे वही हेडिंग आपको बनाना है। देखिए कह रहा है कि पहले नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम। अच्छा, अब सिटी का नाम नहीं मालूम है आप लोगों को, नेम डाल के अपना सिटी का नाम लिख देना, माई सिटी नेम इज हियर, और यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने जोड़ के लिख देना नेम में। नेम में क्या होता है, नेम बस अपना सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। दूसरा लिखोगे, पहले लिख लेना अपना नाम कि माई नेम इज यह है, मेरे सिटी का नाम यह है, बस। दूसरा हम बोला है कि ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। अब ये हेडिंग आपको यहाँ पे दूसरी ऑक्यूपेशन ऑफ सिटी आपको हेडिंग डाल लेना है। अब लिखोगे क्या है यहाँ पे, अब देखो एक बात याद रखना, या आप ऑक्यूपेशन लिख रहे हो, या इट्स रोड एंड मार्केट लिख रहे हो, व्हाट इज द नोन फॉर, या कंक्लूजन लिख रहे हो, जब भी ये प्रश्न को लिखना तो कभी कभी बीच में गलत तो लिख रहे हो, लेकिन माई टाउन माई सिटी, माई टाउन माई सिटी बीच बीच में जरूर कहीं ना कहीं प्रयोग करते रहना। जैसे अगर मुझे 5 लाइन लिखना है तो 5 लाइन में कम से कम 5-7 जगह आप लोगों को माई सिटी माई टाउन बीच में लिखते चलना है, ताकि जब पढ़ेगा कोई तो माई माई सिटी माई टाउन उसको दिखेगा तो लगेगा कि हाँ माई सिटी माई टाउन के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, और नंबर आपको दे देगा। इसको भी कहाँ से आप लिखोगे, हेडिंग डालकर कुछ आगे के पॉइंट्स लिख के, फिर इस पैसेज में से कुछ कुछ ना कुछ 2-3 वर्ड यहाँ से उठा लेना, इतना हो जाएगा काम। तीसरी हेडिंग इट्स रोड एंड मार्केट में डालकर, और पीछे एक और दिया होता है पैराग्राफ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देना, ठीक है। इसी तरह आप लोग छाट छाट के पूरे किताब से अपना लिख लेना पूरा का पूरा, एक 5 को पॉइंट हेडिंग बना के लिख देना। 6 नंबर का है, 3 नंबर तो कहीं नहीं गया, 3 नंबर तो एग्जाम देगा किसी कीमत पे देगा, और नहीं पूरा नहीं चेक करेगा, बढ़िया से देख लेगा तो पूरा 6 में से 6 भी दे सकता है, ठीक है। तो आप याद रखना, तो ये भी प्रश्न आपने कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, ये तो आप लोगों को वही है, दोनों में से कोई एक ही ऐसा करना था। अब सेक्शन 6 ग्रामर आता है, ठीक है। अब ग्रामर में क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि अब तो मालूम होगा नहीं कि भाई कौन सा आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले प्रश्न को आप इसी तरह करते जाओ, किसी का पहला रंग दो, किसी का दूसरा रंग दो, किसी का तीसरा रंग दो। नकल हो गई तो बहुत अच्छी बात है, किसी फ्रेंड ने बता दिया तो और अच्छी बात है। नहीं अगर कोई बता रहा है तो किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, किसी का पांचवा, किसी को पांचवा तो होता ऑप्शन नहीं है, किसी का पहला, किसी का चौथा, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, ऐसे ऐसे ही ट्रिक लगाते जाओ। देखो इसका पहला सही है तो इसका दूसरा सही है, इसका दूसरा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक लगा हुआ है, लेकिन आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप भी अपना ट्रिक लगाते रहना। और मैं कह रहा हूँ कि 20 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, आपने पूरा रंग दिया, मैंने कहा 10 भी सही होगा, और लो पे 10 नहीं तो 7 तो सही होगा, लेकिन पूरा छोड़ दोगे तो एक भी नंबर मिलेगा नहीं। अगर यहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा तो कोई दिक्कत, अगर भगवान भरोसे आपने सही कर दिया तो 20 में 20 मिल जाएगा। बोलो आपको कुछ नहीं आ रहा था, आपने रंग दिया सही भाई, 20 में 20 नंबर मिल गया। तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ऐसे कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आता है, यहाँ पे देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं बताता हूँ, यहीं पे आप लोग समझो। जैसे ही सेड टू व्हाई आर यू सिटिंग दिया ना, तो ही सेड टू जब भी आए, देखिए सेड टू को हमेशा टोल्ड में लिख देते हैं, सेड टू जब भी आएगा ना आप उसको टोल्ड टू लिख दो। इसके बाद यहाँ पे वाई आर यू सिटिंग है ना, तो यहाँ तुम यू से स्टार्ट करो, लिख दो यू आर सिटिंग आइडल, बस। पहले क्या लिखोगे, ही टोल्ड अस, कॉमा हटाने के लिए आप दैट का प्रयोग करो, दैट लगा दो, इसके बाद यू, इसके बाद आर, फिर सीटिंग आइडल, हो गया भैया। 2 नंबर कहीं नहीं गया, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आप लोगों को। इसी तरह आप लोगों को चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि आई बॉट और डिक्शनरी स्टडी, ये दिया है ना, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि इसके ऑब्जेक्ट का इसका सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो और डिक्शनरी आगे कर दो, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम कोई ना कोई अपना लगा दो, और लास्ट में बाई लगाने, बाई भूलना नहीं है, बाई लगाकर और इसके सब्जेक्ट को इसका ऑब्जेक्ट बना लो। जैसे आई है तो आई को क्या होता है मी, तो यहाँ मी लिख दो, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह पेंचुएशन मतलब चिन्हों का प्रयोग, कह रहा है कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो करना क्या, अब देखिए पहला जो अक्षर होगा उसका पहला अक्षर तो पहले ही कैपिटल कीजिए, ठीक है। पहला जो यहाँ से स्टार्ट होगा पहले उसको कैपिटल कीजिए, इसके बाद कहीं ना कहीं बीच में लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। और जहाँ फुल स्टॉप लगा के अगला पॉइंट लिखेंगे उसको भी कैपिटल लिख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है कि फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीवर्डिंग द वर्ड। देखिए रीवर्डिंग वर्ड जो सेंटेंस आता है उसमें एक ही पॉइंट आप लोगों को याद करना है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आता है वर्ब, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसी बेस पे आप लोगों को करना है, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। जैसे ट्रबल गिव्स अ ग्रेट आइडल ऑफ अस द रेट, ये दिया है ना, तो देखो यहाँ पे द रेट्स को आप सब्जेक्ट मान लो, इसके बाद वर्ब है गेव, तो गेव लगा दो वर्ब, इसके बाद इन सभी को इधर उधर करके भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे पूरे। इसके बाद यहाँ भरने के लिए आता है, आप कहोगे कि यहाँ पे क्या भरें, नहीं मालूम है कुछ नहीं, यहाँ पे ई भर दो, यहाँ पी भर दो, कुछ भी भर दो, बात खत्म।
चलो इसका बनाने का नियम देखो, ये ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। ट्रांसलेशन अगर आपकी एग्जाम में आ गया तो आप सोचोगे ट्रांसलेशन कैसे बनेगा भाई, अब तो हमको कुछ मालूम है नहीं कैसे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यातायात अच्छे अच्छे एक साधन होने का देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है, दिया है ना। अब हमको कुछ आता ही नहीं, क्या करेंगे, फिर वही नियम लगाएंगे, यहीं से आई से उठाएंगे इस पैसेज को और यहाँ तक पूरा बुक देंगे, यहाँ तक लविंग तक, बस बन गया भैया। यहाँ तक उठाएंगे यहाँ तक, क्योंकि एग्जामिनर जाएगा चेक करने नहीं, देखेगा कि इसका ट्रांसलेशन आपने किया ना, पूरा का पूरा नंबर दे देगा आपको। बात ये होता है, ट्रांसलेशन भी आ गया। इसी तरह देखिए ये भी पैसेज ही है, तो पैसेज का आंसर बताया हम ना आप लोगों को, अनसीन पैसेज की तौर तरीके से भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी लिटरेचर पैसेज ही आता है। तो पैसेज एक बता दिया, उसी बेस पे दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, कर लेंगे ना। इसमें भी आपको यही प्रश्न पूछा करा आंसर, तो बीच में करना क्या, द स्पीकर ऑफ थ्री लाइन, ये देखना कि कहीं द स्पीकर ऑफ थ्री लाइन दिख रहा है, कहीं नहीं दिखे तभी आप लोग पहले से यहाँ से उठाना आई से और यहाँ तक लिख देना, पहले का आंसर हो गया, और यहाँ से उठाना यहाँ तक लिख देना, दूसरे का आंसर हो गया। बात करना जाइए, ये भी प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है कि आंसर वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 60 वर्ड, मतलब लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे लिखोगे। देखिए लॉन्ग इंपोर्टेंट लिखने का तरीका बताता हूँ। जैसे दिया हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड हेल्प लेंचो, अब इसको आपको आंसर लिखना है। तो देखो आंसर हमेशा सब्जेक्ट से लिखो, यहाँ से द पोस्ट उठाओ, द पोस्ट से उठाओ और हेल्प तक लिख दो। और जब यहाँ तक हो जा रहा है तो इसके बाद करना क्या है कि कोई ना कोई पैसेज आपको ढूंढ लेना है, वही पैसेज फिर पुनः पैसेज पहुंचो, पैसेज ढूंढ लेना है और इन्हीं पैसेज में से फिर कहीं ना कहीं बीच में से उठाना है और यहाँ तक आप लोगों को लिख देना है। लिखने के बाद देखिए लास्ट में किया क्या जाता है, लास्ट में फिर आपको करना क्या है कि लास्ट में पुनः फिर इसी लाइन को उठाना है यहाँ तक और यहाँ तक लास्ट में फिर उसको लिख देना है। क्योंकि जानो ऊपर देखेगा नीचे देखेगा, देखेगा क्या उसके बारे में जिक्र हुआ है, यहाँ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आपने कुछ ना कुछ लेंचों का प्रयोग किया है, बस नंबर दे देगा। तो ये होता है आप लोगों को लॉन्ग इंपोर्टेंट लिखने का तरीका। क्लियर हो गया ना। इसी तरह शॉर्ट आंसर भी लिख दोगे ना, तो लॉन्ग लिख दोगे तो शॉर्ट नहीं लिख पाओगे उसी तरह बनाकर। चलिए मैच दिकाला में क्या होता है कि मैच दिकाला में कोई ऑप्शन नहीं, पहले का सी दूसरा का बी, इसका यह तीर का निशान लगा के मिला दो अपना, सही लग गया तो लग गया, नहीं तो छोड़ो। ठीक है, नंबर तो मिलने वाले हैं आप लोगों को, पहले का दूसरा मिला देना, बी का इसको मिला देना, इसका इसको मिला देना, हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पोएट्री का भी पैसेज आता है। ठीक है, पोएट्री का पैसेज पढ़िए, इसके नीचे क्वेश्चन दिया लिखे व्हाट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो कह रहा है कि इस पोएम के कौन से कवि हैं, तो कवि के नाम बताइए। कवि का नाम आपको मालूम नहीं रहेगा तो कुछ ऐसे विचित्र नाम अपना जॉर्डन सॉर्डन कुछ अपना नाम याद रख लीजिए, क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट का नाम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जॉर्डन सॉर्डन इंसप्लेक्शन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि वैज्ञानिक नाम जैसे लगेंगे वही लिख दो कि हाँ इसके राइटर यही है, बात खत्म। इसके बाद दूसरा प्रश्न व्हाट वाज द हैज द फॉक्स बीन कंपेयर्ड एंड वाई, अब इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तो यहाँ से द डॉग्स उठा लो, यहाँ तक लिख लो कंपेयर्ड तक। ठीक है, लिखने के बाद इसी में से ओवर तक उठाओ, ऑन तक लिख दो, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह यहाँ पे आप लोगों को आता है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, या तो सेंट्रल आइडिया लिखिए या तो 4 लाइन का पोएम लिखिए। तो पोएम लिखने से बेहतर है कि सेंट्रल आइडिया लिख लो। फायर एंड आइस लिख, देखो पोएम तो 4 लाइन का याद कर लेना, अब इतना भी नहीं याद करोगे, 4 लाइन का पोएम याद कर लो तो 4 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। पोएम नहीं याद रहेगा तो सेंट्रल आइडिया में हेडिंग बना लो और वही पैसेज में से पीछे में से कहीं ना कहीं उठाकर पूरा का पूरा लिख देना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक नियम बता दिया हूँ, सभी लागू होगा उसी में। इसके बाद फिर लॉन्ग आ गया, फिर उसी में वही नियम लागू हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स में क्या होता है कि अब तो मालूम है नहीं, किसी को ट्रू कर दीजिए किसी को फॉल्स कर दीजिए, प्रश्न छोड़ना नहीं है, पहले का ट्रू कर दीजिए दूसरा को फॉल्स कर दीजिए, हटाइए। इसके बाद वही आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वही में हमने बताया है, किसी का बी कर दीजिए किसी का सी कर दीजिए और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए। बताइए, मुझे इंग्लिश आ रही थी एक भी नहीं आ रहा था, लेकिन सॉल्व हो गया पूरा पेपर, नंबर पूरे मिलेंगे, इतना याद रखिएगा। हमने क्या किया 40 नंबर कहीं नहीं गया है, 40 नंबर तो एग्जाम में देना ही देना है उसको। आप 30 नंबर स्कूल से 70 नंबर पा गए, अब क्या चाहिए बिना पढ़े लिखे। तो कैसी लगी ट्रिक, बताइए ट्रिक है कि नहीं मजेदार। मेरे प्यारे विद्यार्थी लाइक करो, इसको शेयर करो इतना कि सारे बच्चे तक पहुंच जाए और सभी पास हो जाएं। ठीक है, हिंदी में पास होने का बेहतरीन ट्रिक क्या है, भले ही अगर आप अभी तो कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है, फिर भी आप हो जाओगे पास 100% मेरी गारंटी। एक अक्षर से भेंट नहीं, आपको अगर एक अक्षर भी नहीं आता है, देखिए मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, अभी विश्वास हो जाएगा आप लोगों को, अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी पेपर पे। ठीक है, देखो यूट्यूब पर कहीं भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, अगर मिल जाएगी तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर ऐसी वीडियो बनी है, अभी तक नहीं बनी होगी,
क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी को एक पॉइंट भी नहीं आता है, अगर वो कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो हिंदी में कैसे पास होगा? क्योंकि हिंदी पहला पेपर होता है, और हिंदी में फेल हो गए तो समझो कि सारे विषय आपके बेकार हो जाएंगे। तो हिंदी में कैसे पास हो गए? कुछ नहीं पढ़ोगे तभी भी, बस मेरा जो आप लोगों को बता रहा हूँ वही फॉलो करना, ठीक है। और पढ़े हुए बच्चे जो टैलेंट है, ये नहीं कि देख लिए वीडियो तो ये अब मैं पढ़ूंगा नहीं भैया, अब तो यही ट्रिक लगाकर पास हो जाऊंगा, नहीं, गलत बात है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, वो सही सही आंसर लिखेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो कुछ नहीं पढ़े हैं। ये नहीं कि वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, नहीं सर आप टीचर हो के ऐसी बातें बता रहे हो, ठीक है, इस तरह करेंगे तो पूरे नंबर हमारे कट जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो नंबर कटने की क्या बात है? आपको जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो नंबर कटने वाली क्या बात है? तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह लिखो, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, इतनी गारंटी मेरी है। अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है, लिखित बता रहा हूँ, बस वीडियो को पूरा देखना। देखो मैं यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी लेकर ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, मेरे पास पेपर भी, इस पेपर को देखो, मुझे कुछ नहीं आता, इस पेपर को पूरा सोल्यूशन करके दिखाऊंगा अभी आपके सामने, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इस पे देखो कैसे, बस प्यारा से लाइक कर दो। ये आपके लिए देखिए अद्भुत ये वीडियो आप लोगों के लिए होगी, 100% बता रहा हूँ, आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आपको ऐसी कॉपी मिल जाएगी बोर्ड एग्जाम की, कितनी प्यारी कॉपी है, ठीक है। आपको एक स्केल लेना है, बहुत अच्छी बात, यहां से आपको लाइनिंग खींचना है, ठीक है, एक प्यारी सी लाइनिंग आपको खींच देना है। अब जो जो बातें बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना, देखना कैसे होगा। देखो लाइन हमने खींच दिया, कितनी प्यारी लाइन है, लाइन तो ऐसा खींचा हूं लग रहा है कि बहुत टॉपर हुए, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको मेन पॉइंट आप याद रखना। देखो सबसे पहले क्या होगा आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रामबाण। देखो हिंदी के लिए रामबाण में आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव के लिए पहले तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा ना, पहले आप ऑब्जेक्टिव ही तो करोगे। अब देखो जिस बच्चे को कुछ नहीं आता ऑब्जेक्टिव कैसे करेगा, जिनको आता भी है वो भी ये ट्रिक लगा सकता है। देखो एक होता है ऑप्शन ए, एक होता है ऑप्शन बी, एक होता है ऑप्शन सी, और एक होता है ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। देखो एक ऑप्शन ए, एक बी और एक सी, दो ऑप्शन ले रहा हूं। देखो ऐसे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर चारों ऑप्शन अलग अलग है, ये अलग, यह अलग, यह अलग, ये अलग, चारों ऑप्शन अगर अलग अलग हैं, ठीक है, तो या तो तुम ऑप्शन ए पे क्लिक करना या तो तुम ऑप्शन सी पे क्लिक करना, ठीक। पहला नियम समझ में आ गया टाइप, या तो ऑप्शन ए पे क्लिक करना या तो ऑप्शन सी पे क्लिक करना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखिए कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा जिसमें आपको बोलेगा कि ए तथा बी दोनों सही है। जब आपको क्वेश्चन में ए तथा बी दोनों सही है इस तरह का आ जाएगा तो आप आंख बंद कर उसी पे ही क्लिक करना, 100% वही ही सही होगा, ठीक है। तो जब ए तथा बी इस तरह आएगा तो उस पर क्लिक करना, अन्यथा अगर चारों ऑप्शन अलग है तो या तो ए पे कर देना या तो सी कर देना, गारंटी है मेरी, बहुत अच्छे नंबर आ जाएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे अगर ये ट्रिक अपनाते हो तो। ये तो रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करोगे, अब देखो, अब मेरे प्यार बच्चों यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहां से देखो, यहां से स्टार्ट होगा। ये तब सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे यहां से कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश आपको थोड़ी आ रहा है, यहाँ तो आपको कुछ नहीं आ रहा है कि आप गद्यांश को कैसे सॉल्व करोगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक क्या बताया है यह भी बताना है। अब देखो करोगे क्या, कैसे करोगे, सब कुछ बता रहा हूं। सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर डालोगे। क्या प्रश्न उत्तर है, देखो प्रश्न उत्तर तीसरा ग है ना, खूब सुंदर में आप अच्छे से लिखो। यहाँ पे देखो सबसे पहले प्यारी हेडिंग, देखो क्वेश्चन नंबर आपको डालना भूलना नहीं है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। पहले आप खूब अच्छे से बिना डरे हुए या कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए प्रश्न उत्तर, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बस इतना बता रहा हूं। प्रश्न उत्तर तीसरा क, ऐसा डालो कि एग्जामिनर को लगे कि बस करो टॉपर ही लिखा होगा, भले ही आप गलत लिखे हो, ठीक है। इसके बाद नीचे थोड़ा अपना अंडरलाइन कर लेना। अब देखो यहां से ट्रिक काम करेगी कैसे। अब आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे संदर्भ, क्योंकि संदर्भ ही करना था हम लोगों को, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरे का क का आप पहला कर रहे हो, तीसरे का क का पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला कर रहे हो जिसमें संदर्भ लिखना है। अब देखो यहाँ पे पहला करना है, हेडिंग तो डाल रहे हो ना, तो एक लाइन, दो लाइन, दो लाइन तो छोड़ ही दो, कम से कम 2 लाइन छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पे लिखो संदर्भ। देखो कैसा संदर्भ लिखा जाता है, हमको कुछ नहीं मालूम है, फिर भी मैं लिखूंगा कैसे, किसी से कम नंबर नहीं आएगा।
मुझे नहीं मालूम। देखो संदर्भ में क्या होता है कि लेखक का नाम लिखना होता है, पाठ का नाम लिखना होता है। न तो मुझे लेखक का नाम मालूम है, न तो मुझे पाठ का मालूम नाम है, लेकिन कैसे लिखेंगे, ठीक है, गलत ही लिखेंगे कैसे, देखो दिमाग से। अरे वैसे भी नंबर नहीं मिलेगा, और इस तरह अपना चांस बनाकर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले करोगे क्या, आप समझने का कोशिश करो। एक लाइन आप लोगों को रटनी है। देखो एक लाइन आपको रटनी है, क्या है, प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि यह गद्य है और पद वाला भी आता है, ठीक है, आगे पद वाला करना होता है, तो वहां पद होगा तो पद लिखना, यहाँ गद्य तो गद्य लिखोगे क्या कि प्रस्तुत गद्यांश। बस इतना ही आपको याद करना है। देखो इतना याद नहीं होगा, इतना तो याद होगा ही होगा, और थोड़ा गैस देके लिखना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक। अब जो बता रहा हूं ट्रिक काम करना। देखो पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, अब सुनो किस चैप्टर से लिया गया, चैप्टर का नाम मालूम नहीं, अब ट्रिक यहाँ पे अपनाना। देखो चैप्टर का नाम आपको मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ चैप्टर तो आपको मालूम होगा, जैसे मित्रता चैप्टर हुआ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ममता चैप्टर हुआ, भारतीय संस्कृति चैप्टर, ये तीनों का नाम अभी याद कर लो, ठीक है, याद भी होगा, कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो इतना तो याद होगा ही होगा। ये तीनों का याद कर लो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसका होगा, ठीक है, तो आप मित्रता लिख दो। एक चीज याद रखना, बहुत सारे गद्यांश में अगर पढ़ोगे ना तो मित्रता का अगर जिक्र होगा तो मित्रता 100% होगा। मित्रता का अगर जिक्र नहीं होगा ना तो डाल देना कि ममता चैप्टर से लिया गया है, ममता डाल देना, या तो भारतीय संस्कृति डाल देना, बस, ठीक है। तो या तो मित्रता तुम डाल दो या तो तुम भारतीय संस्कृति डाल दो, ठीक है। लिख देना कि ममता नामक पाठ से लिया गया है, चाहे भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, लिख दो, एकदम आंख बंद करके लिख दो। अब रह गया बात कि लेखक, फिर लिखना कि इसके लेखक जो हैं। अब सुनना, एक बात याद रखना, अभी अगर मित्रता होगा तो एक बात अभी याद डालना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। अगर मित्रता नहीं है तो तुम ममता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, कुछ भी, या तो तुम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही लिख देना या तो तुम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लिख देना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूँ कि मित्रता रहेगा तो उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही बेटर है। अगर नहीं भी मालूम है तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यह ट्रिक है। तो लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, और किस पाठक से, मित्रता या ममता भारतीय संस्कृति, ट्रिक बताया हूँ उस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक ये लोग हैं, बस। देखो यह गद्यांश का ट्रिक पहला प्रश्न हो गया। देखो पहला प्रश्न यह हो गया। इसी तरह आप लोगों को यह पद्यांश भी कर लेना, मतलब दोनों में से कोई एक ही आप लोगों को करना था, या तो क करना है या तो ख करना है, तो दोनों में से कोई एक कर लेना, ठीक है। चलो इसी तरह पद्यांश में भी ये काम करेगा, पद्यांश में भी इसी तरह आप लोग ट्रिक लगा देना। तो बस पद्यांश में ये क्या होता है कि बस लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, उसमें गद्यांश था इसमें पद्यांश लिख देना, और उसमें लेखक था तो इसमें लिखना कि कवि, किस कवि से, तो या तो सूरदास लिख देना है, या तो तुम तुलसीदास लिख देना, या तो बिहारी लाल लिख देना, ठीक है, कोई तीनों में से कोई नाम लिख के अपना संदर्भ पूरा कर लेना, ठीक है। अब सुनो अगला पॉइंट सुनो यहाँ पे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखोगे, तो अब देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग फॉलो करते चलना। आप हेडिंग डाल देना यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। मैं राइटिंग इसलिए नहीं बैठा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा का पूरा ये पेपर बताना है आप लोगों को, ट्रिक से लिखने के लिए तो टाइम ज्यादा लगेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसलिए मैं राइटिंग आप लोगों को अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह कर लेना। अब लिखना क्या, आप कहोगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें सर, जैसे यहाँ इसमें यह दिया है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब कहोगे कि सर इसका हिंदी कैसे लिखें, इसका व्याख्या, व्याख्या करना क्या है, ऐसा लिखना कि लेखक कहते हैं कि, ठीक है, लिखना कि लेखक कहते हैं कि, ठीक है। अब क्या ट्रिक लगाना, लेखक कहते हैं कि, यही तक लिखना, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यही चीज यहाँ से यहाँ तक उतार लेना, ठीक है। और उतारने के बाद क्या करना है कि जैसे ये उतर गया ना, इसके बाद तुरंत पद्यांश पे पहुंच जाना है, उसके बगल में एक और दिया होगा गद्यांश, उस पे पहुंच जाना है, और यहाँ से भीतर की और यहाँ तक बसा दी गई, ठीक है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पुलकित हो उठे, या उसी में लिख देना, और ये व्याख्या आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। दोनों में मिक्स करके इस तरह अपना लिख देना, अगर नहीं आ रहा है तो, अगर बना के भी नहीं लिख पाओगे तो तुम ऐसे ही उतार देना, फिर एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं रहेगा, वो देखेगा ना इस तरह क्लिक करेगा नंबर मिल गया भाई, इसको क्लिक करेगा नंबर मिल गया भाई। हम कह रहे हैं कि 5 नंबर का है, अगर उसको डाउट भी होगा तो 2 नंबर दे देगा, ठीक है, इसमें भी 2 नंबर देगा, तो 2 नंबर जुटाते जुटाते पास तो हो जाओगे ना 6 नंबर से, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस तरह कुछ नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे, तो ये ट्रिक काम कर गया। चलो देखो अब तो ये दोनों के लिए हो गया गद्यांश पद्यांश। इसके बाद अब आएगा जीवन परिचय।
अब देखो जीवन परिचय, ये दोनों ट्रिक आ गया ना, गद्यांश के लिए भी पद्यांश के लिए, संदर्भ भी और रेखांकित अंश की व्याख्या दोनों कर लोगे ना। चलो अब यहाँ पे आया जीवन परिचय। अब जीवन परिचय कैसे लिखोगे, अब आपको कुछ मालूम है ही नहीं, तो देखो जीवन परिचय का रामबड़ बता रहा हूँ, देखो ट्रिक बता रहा हूँ। अब देखो जीवन परिचय का ट्रिक, ठीक है, अब समझते चलना। यहाँ पे अपना प्रश्न उत्तर डाल देना, ठीक है। प्रश्न जैसे यहाँ पे है प्रश्न 5वां का क, ठीक है, 5वां का क, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ना इस तरह, अपना अपना हेडिंग डाल लेना, खूब अच्छे से हेडिंग डालना भूलना नहीं है, ठीक है। प्रश्न उत्तर 5वां का क लिख दोगे ना। चलो अब देखो, आप मान लो पहला कर रहे थे, जिसमें पहला उसमें आपको दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हेडिंग आपने डाल दिया कि डॉक्टर, हेडिंग वगैरह बहुत अच्छे से डाल देना आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हेडिंग इस तरह आपको डाल लेनी है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और यहाँ पे एक मेन हेडिंग डाल देना जीवन परिचय का। अब देखो कैसे लिखोगे जीवन परिचय में, देखो जीवन परिचय में सब कुछ अपने से बना के लिखना है, ठीक है। बस अब सुनो, अब आप कहोगे सर जन्म तो मालूम है नहीं कि जन्म कब हुआ, सर मृत्यु तो मालूम है नहीं कि कब हुआ, मृत्यु स्थान मालूम है नहीं कि क्या हुआ, माता पिता का नाम तो मालूम है नहीं कि क्या है, तो क्या लिखूंगा सर इसमें। अब सुनो, जन्म में तुम लोगों को क्या लिखना है बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो एक अभी एक बात है, अब उसको समझ लो। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, इनका जन्म हुआ था 1884 में, और 1884 में आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। दोनों लोगों का जन्म जो तिथि है दोनों का सेम है, बस आप लोगों का जयशंकर प्रसाद जो है उनका बस अलग है। जयशंकर प्रसाद का जो है वो है 1889, ठीक है। तो देखो आप लोगों को जो जन्म तिथि लिखनी है, तीन ही लोगों को याद कर लो। 1884 तो दोनों लोग का हो जाएगा, या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद का बस अलग होगा 1889 में, बस इसमें 5 साल जोड़ देना तो इसका आ जाएगा, मतलब जयशंकर प्रसाद जी का आ जाएगा। तो जन्म याद हो गया कि नहीं आप लोगों को। और जन्म स्थान अगर नहीं मालूम है आप लोगों को ना, तो कुछ भी बनाकर लिख दो, पारसौली, यहाँ पे वहां पे, अपने ही गांव के इधर उधर का नाम अगर कोई याद है ना आप लोगों को, वही नाम लिख देना, ठीक है। गांव का ही आपके अगल बगल का जो नाम होगा ना वही नाम लिख देना, ठीक है। और मृत्यु स्थान भी वही आपको लिख देना, ठीक है। अब देखो मृत्यु स्थान की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनका मृत्यु हुआ था 1941 में। कितना में हुआ था? 1941। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुआ था 1962 में, ठीक है। और रह गई बात आपका जयशंकर प्रसाद जी, इनका मृत्यु हुआ था 1937 में। तो अब आप लोग 19 के ही रेंज में लिखना। अगर मान लो अभी तक तो याद है तो ठीक है, अगर एग्जाम में भूल गए तो बस इतना याद रखना कि जन्म जो हुआ होगा ना वो 1800 से ही कुछ सन में हुआ होगा, और मृत्यु जो हुआ होगा ना 19 ही सन में कुछ ना कुछ हुआ होगा। यहाँ पे अगर 1800 याद होगा तो 84 लिख देना, नहीं याद होगा तो 1885, 86, 87 कुछ भी लिख देना। और यहाँ पे मृत्यु में जो होगा अगर 1900 तो पहले लिखना ही है, अगर पीछे का कुछ नहीं मालूम तो कुछ भी लिख देना, अगर मालूम है तो लिख देना। अगर यहाँ पे जो ट्रिक बताया हूँ तो इससे तुम जीवन परिचय अपना कवि का भी, ठीक है, और लेखक का भी दोनों लिख दोगे, और यहाँ से आपके 5-5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, टोटल 10 नंबर आपके क्लियर हो गया। और जैसे ही लिखोगे ना एक पृष्ठ में यहाँ से लेकर यहाँ तक, एकदम एग्जामिनर पूरा नंबर आपको तुरंत दे देगा, 5 नंबर। उसको डाउट भी होगा तो 5 में 3 नंबर देगा, ज्यादा डाउट होगा तो 2 नंबर देगा, लेकिन नंबर देगा। इतना याद रखना, लिखोगे तो नंबर 100% मिलेगा। बना के लिख देना, यहाँ पे गए थे, वहां पे गए थे, इस स्कूल में पढ़े थे, उनकी शिक्षा नहीं हो पाई तो यहाँ से निकाल दिए गए, तो अपने घर पे ही उन्होंने पढ़ाई किया, बहुत सारे रचनाएं उन्होंने लिखा। और रचनाएं देखो, रचनाएं में क्या करोगे, रचनाएं लिखना इंपॉर्टेंट। रचनाएं में कुछ भी अपना रचना का नाम अलग अलग, कुछ भी ऐसा वर्ड है जो रचना से संबंधित, किसी का भी रचना अगर आपको मालूम है ना, जैसे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना लिख रहे हो लेकिन आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना मालूम है, उन्हीं की रचना इसमें लिख दो, बात खत्म। और नहीं अगर किसी की भी रचना नहीं मालूम है ना, तो अपने से कुछ बना बना के अपने कुछ ना कुछ लहर, झरना, समुद्र, पर्वत, पर्वत के पठार, ऐसे वैसे जो भी वर्ड है सब अपने रचना में लिख देना, 2-4 मिल जाएंगे नंबर आपको। चलो तो ये भी ट्रिक हो गया आप लोगों को। अब देखो इसके बाद अगला आ गया यहाँ पे, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखे। अब संस्कृत इसमें गद्यांश संदर्भ लिखना है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट संदर्भ लिखा जाता है, ठीक है। और संदर्भ में और अनुवाद, संदर्भ में क्या होता है कि वही पाठ का नाम, तो पाठ का नाम जहाँ पे यहाँ पे तुमको संस्कृत दिख गया तो समझ लेना, देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो समझ लेना यहाँ पे, देखो यहाँ 2 ही चीज होते हैं, वाराणसी चैप्टर से लिया गया होता है, एक भारतीय संस्कृति से भी,
ठीक है। तो या तो वाराणसी लिख देना या तो भारतीय संस्कृति लिख देना कि वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। सबसे ज्यादा वाराणसी का आता है, इसलिए तुम लोग लिख देना कि वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, बस। और रह गई बात इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो हिंदी में अनुवाद बस आप लोग अपने से लिख देना कि हाँ वाराणसी बहुत एक अच्छा स्थल है और वहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, बहुत अच्छे से मनाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे दीप जलते हैं, वहाँ की जो रूपरेखा है बहुत ऐसी सुशोभित करती है जैसे मानो दिन में चंद्रमा उग गए हों, जैसे भी अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहो तो उस तरह वहां पे अपने वाराणसी को अच्छे से व्यक्त कर लेना, बस आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अगला देखो। अगला में क्या होगा यहाँ पे, अगला में तो ये तो आप लोगों के, अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। संस्कृत का उत्तर कैसे देते हैं, सिंपल होता है। जैसे वाराणसी कस्याम भाषम केंद्र बस्ती है ना, उसी को उत्तर में लिख दो कि वाराणसी, यहाँ पे कस्या है ना तो वहाँ पे कस्याम लिख दो, यहाँ पे भाष्या है ना तो भाष्यामुम लिख दो, म जोड़ के हलंत लगा दो, स्थित, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत लगाना उत्तर में। ठीक है, बस सभी का इस तरह बना के लिख दो, नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये सारे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने वाले हैं सब। ठीक है, तो ये तो सब ऑब्जेक्टिव में बनेंगे आपके। इसके बाद देखो निबंध। निबंध तो बहुत ही सिंपल है, मैं तो ट्रिक भी बताया हूँ निबंध के लिखने का। निबंध कैसे लिखते हो, निबंध में आप लोगों को क्या, सिर्फ आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी आप लोगों को अच्छे से पूरा पूरा अपने से बना के लिख देना है। ठीक है, और आगे बाद यहाँ पे मुक्ति दूत, यहाँ पे अपने देखो अपने किताब में जाकर देखना है, किताब में आपको दिया रहेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से हो तो कौन से मुक्ति दूत आपको याद करना है। ठीक है, उस हिसाब से मुक्ति दूत अपना देख लेना। जैसे मुक्ति दूत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, ज्योति जवाहर अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, अपना देख लेना, क्वेश्चन बैंक में डिस्ट्रिक्ट दिया होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट से याद करना, बना बना के लिख देना। और एक बात आप याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सुन लो, अभी सुन लो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसको अभी बता देता हूँ। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह है कि लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट। ठीक है, जैसे आपका निबंध 9 नंबर का है तो कम से कम 9 नंबर का है तो आपको 3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, 3 पेज 4 पेज मतलब 2 पन्ना लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जितने नंबर के उसके हिसाब से ही लिखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि बना बना कर खूब ज्यादा लिख दे, नहीं, आप लोग क्वेश्चन की लिमिट बस याद रखना, बाकी अपना गलत ही लिख देना। इसी तरह पूरे के पूरे कॉपी लिख दोगे, पास हो जाओगे। समझ में आ गया ना, हिंदी कैसे लिखना, इसी प्रकार आपको पूरी हिंदी लिखना है। जो बताया हूँ तरीका ये अपनाना, कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे। कि आज की वीडियो में आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ एक चीज कि गणित में पास होने का सबसे खतरनाक ट्रिक यही है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मात्र ये 3 ट्रिक आप लोग लगाओगे, ठीक है, टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देगा, कभी जिंदगी में आप लोगों को फेल नहीं करेगा। और यह वीडियो उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को रियलिटी बता देता हूँ जो कुछ नहीं जानते हैं मैथ में, उन लोगों को एक फार्मूला भी नहीं याद है, न एक सवाल जोड़ घटाना भी उन लोगों को नहीं आता है, किस प्रकार वो करें, तभी आप लोग कैसे एग्जाम में पास कर पाओगे, एग्जाम को क्रैक कर डालोगे, अच्छे नंबर कैसे लेके आओगे। देखो इस वीडियो में यही डिस्कस होने वाला है। वीडियो को तो आप लोगों को लाइक करना ही है क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, इतने हेल्पफुल वीडियो होगी कि आज तक आप लोगों को यूट्यूब पे कहीं खोज लेना, कभी ऐसा वीडियो आपको मिला नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और पूरे पूरे पेपर को सोल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, पूरा पेपर में खुद यहाँ पे लिख के आप लोगों को देखिए कैसे सॉल्व करूंगा, आप लोगों को पूरा एनालिसिस होगा। इसलिए मैं बोर्ड की कॉपी लिया हूँ कि इस कॉपी पे सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार लिखना है। कुछ नहीं आता है तभी भी कैसे पास होगे, देखो दिमाग से। देखिए मेरे पास बोर्ड की कॉपी है, कॉपी मिल गई मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास स्केल है, मेरे पास यहाँ पे स्केच है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, लाइन खींच लेंगे ताकि देखने में सुंदर लगे। ठीक, ये हमने खींच लिया। अब देखिए कैसे हल करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया पेपर, यह पेपर आ गया। ठीक है, क्लास 10th गणित का है। अब सब कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले समझो। सबसे पहले तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा। 20 नंबर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। जो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा। अब आप सोचेंगे सर कि ऑब्जेक्टिव में कैसे हम लोग करेंगे। देखो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे यह है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। ठीक है, तो देखो बोला अशांत, यहाँ बोला अशांत, 2 ऑप्शन पीछे दिए हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आप लोगों को क्लिक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे आप लोग तो क्वेश्चन लगाना आता नहीं, आप लोगों को कैसे लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग कुछ उल्टा सीधा लिखोगे भी नहीं कि आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। जो आपने क्लिक कर दिया तो उसको एग्जामिनर देखेगा, तो सही है तो सही, गलत होगा तो गलत। ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही करोगे तभी नंबर मिलेगा, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लोगों को नंबर कोई दे दे। तो देखो कैसे करना है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए कुछ आप लोगों को पॉइंट्स में बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं सबको पॉइंट नहीं बता रहा हूँ,
आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक बच्चे को मुझे चाहिए 85, 90, 95%। ठीक है, तो अगर 85 भी नंबर अगर आप लोगों को आ जाता है मैथ में बिना पढ़े, जो पढ़ने वाले बच्चे हो तो 95 लाएंगे ही भैया, जो नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं कुछ आता है तो 85 भी ला देंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो करना क्या है, मैं पहला नियम बताता हूँ। कभी भी जब आप लोगों को पेपर मिले, जो बता रहा हूँ पहले उसको सुन लो, फिर मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा। जब भी पेपर मिले, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले मत करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले करना ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है जो 50 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, देखो होगा क्या कि पेपर में जो आप लोगों को 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो उसको अगर बाद में करोगे, देखो कहना तो नहीं चाहिए यूट्यूब पे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बाई चांस आप समझ सकते हो, इशारों से समझ जाना, बाई चांस अगर आप लोगों को कहीं से मिल जाता है तो काम बन जाएगा, या कोई फ्रेंड्स बता दिया है कहीं से मिल जाएगा तो काम आप लोगों का बन जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, पूरा तो खोल के नहीं बता पाऊंगा लेकिन आप समझ जाना। तो 20 नंबर अगर वहां से आप लोगों को मिल जाता है तो 20 का 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में करना। अगर नहीं मिलता है, कुछ बच्चे कहेंगे अगर सब नहीं मिला तब क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो लास्ट में आप लोगों को करना है अपने से। कैसे करना हो भी बताता हूँ। या तो तुम ऑप्शन ए पे क्लिक करना, या तो तुम ऑप्शन सी पे क्लिक करना, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन क्लिक करना ही नहीं। या तो ऑप्शन ए करना या तो आप सी करना, 100% में गारंटी देता हूँ। मैं पूरा का पूरा प्रश्न पेपर ही पढ़ डाला है, उसमें से 85% ऑप्शन आप लोगों के ए और सी मिले हैं, 85%। और पेपर में 100%, 85% में भी दावे के साथ कह सकता हूँ ए और सी ही अधिकतर सही होंगे। 20 क्वेश्चन है ना, तो 20 क्वेश्चन में से कम 15 या 13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका ऑप्शन ए और सी होगा, इतना लिखित बता रहा हूँ। तो आप हमेशा ऑप्शन ए और सी क्लिक करना। अगर आप क्लिक करके चले आते हो तो लिखित बता रहा हूँ कि 20 में से आपके 12-13 नंबर कहीं नहीं गए हैं बिना पढ़े हुए, बस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ए और सी ही ऑप्शन क्लिक करना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काम बन गया। अगर वो वाला नियम लग जाता है जो हमने पहले बताया तो 20 में 20 नंबर मिल जाएगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले क्यों नहीं करना है। अरे अगर कोई बंदा पहले कर देता है ओएमआर शीट पे, देखो समझने की कोशिश करो, पहले आपने इसको बी कर दिया, ठीक है, और बाद में कहीं से मालूम चला कि अरे यार क्वेश्चन पहले का तो सी है, तो भाई इसको नहीं ना कर पाओगे, इसको करोगे तो पूरा नंबर ही कट जाएगा। ओ एम आर शीट पे एक ही बार करना होता है। ठीक है, तो एक बार आपने जो रंग दिया दोबारा नहीं रंग सकते हो, इतना याद रखो, नहीं तो नंबर एक भी नहीं मिलेगा। इसीलिए लास्ट में कह रहा हूँ कि लास्ट में अगर कहीं से मिल गया तो ठीक ही है, नहीं मिलेगा तो अपना दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन ए और सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना 12-13 नंबर लाएंगे। अब मिल गया तो 20 में 20 लेकर आएंगे, लेकिन पहले ही रंग दोगे तो एक भी नंबर मिलेगा नहीं, पूरा का पूरा नंबर खत्म। ये कहीं ओएमआर शीट दी जाएगी, ये नहीं कि तब खराब हो जाएगा तो आपको होगा कि सर ऐसा कि डबल ओएमआर शीट दीजिए, तो डबल कर दोगे तो बहुत मार मारेगा तुमको। ठीक है, तो ये काम करना है। तो 20 नंबर यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए था। हटाओ, अब देखो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बढ़ता हूँ यहाँ से खंड ब पे। ये देखो अब यहाँ पे आ गया खंड ब। खंड ब कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए मैं ट्रिक कुछ लेकर आया हूँ, इसी ट्रिक को आप लोगों को फॉलो करना है। देखिए वो ट्रिक जिसे देखकर टीचर नंबर देगा पूरा का पूरा, वो कौन सा ट्रिक है जिसे नंबर पूरा का पूरा मिलेगा आप लोगों को। टीचर क्या देखता है, देखो सबसे अगर पहला पॉइंट मैं आपको बात करूं तो स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट। स्टार्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले मान रखिएगा कि स्टार्टिंग आप किस प्रकार करोगे, मैं आप खुद आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग कैसे करना है। ठीक है, फिर मैथ में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग मतलब जितना आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो उतना अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये नहीं कि 2 लाइन में कर दोगे आंसर तो नंबर नहीं, जितना स्टेप बढ़ा चढ़ाकर जितना अच्छे से लिखोगे उतने ही नंबर आपको अधिक दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रश्नानुसार, जैसे बोलता है कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दिया है। ठीक है, चिन्ह का प्रयोग आपको करना है, ऑब्लिक का देखिए ऐसे समीकरण का चिन्ह लगाने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें चिन्ह का प्रयोग आप लोगों को करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एग्जामिनर यही देखता है। अगर ये आप सभी चीजें आपने अपने वहां पे कर दिया कॉपी में, तो आप भले ही आप लोगों का क्वेश्चंस लगाने का तरीका गलत है, आंसर गलत है, लेकिन नंबर आपको मिल जाएंगे। कैसे, मैं खुद लगाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे करोगे, भले आप लोगों को सूत्र वगैरह कुछ नहीं मालूम है तभी भी। अब देखो क्या करना है, अब मैं इसको हटाता हूँ, ये ट्रिक सीख लो। अब देखो सॉल्व करके आपको बताता हूँ। जैसे ये देखो ये प्रश्न है हमारे पास खंड ब, तो खंड ब स्टार्ट करना है ना। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डालोगे हेडिंग खंड ब, यहाँ मैं डाल देता हूँ, आराम से हेडिंग डालिए, कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाओगे, मैं हूं ना आप लोगों के पास। ये हो जाएगा खंड ब, आपने खंड ब आपने हेडिंग डाल दिया, डाल दिया। चलिए यहाँ पे अब करना है आप लोगों को प्रश्न पहला करो, प्रश्न पहला का क। तो यहाँ पे सबसे नंबर बहुत जरूरी है डालना, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। पहले आप डालोगे यहाँ पे पूरा प्रश्न उत्तर, देखो प्रश्न उत्तर
पहले का आप क कर रहे हो ना, तो पहले का आप क डालो, ठीक है, इस तरह पहले का क हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण बताइए। ठीक है, अब सत्य असत्य कारण बताना है। अब देखो क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, तो आप देखो लिखोगे यहाँ पे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो आप मानोगे, इतना तो आप लोगों को सेंस होगा कि मानना पड़ता है। लिखोगे कि माना माना दो क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इतना लिख पाओगे कि नहीं, लिख दोगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक, अब देखिए माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको मालूम नहीं है, ठीक है, तो आप मानोगे कैसे। देखिए आपको कुछ मालूम नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको 1% नॉलेज नहीं है आप लोगों को हल करने का, कैसे करोगे। तो देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपने दिमाग से सोचो, देखिए हम लोग बना के अपने से लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं वो तरीका है, इसका हल करने का तरीका अलग है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं आ रहा है, उस बेस पे हम लोग मान के इसको हल कर रहे हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक मतलब ये होता है, क्रमागत मतलब लगातार, जैसे एक संख्या अगर 2 आ गई, तो एक अगली संख्या 3 आएगी, अगली संख्या 4 आएगी। तो अगर एक को अगर हम x मान लेते हैं, तो अगला जैसे 2 है, तो 2 में 1 जोड़ा हूँ तभी तो 3 आया है, 3 में 1 जोड़ा हूँ तभी तो 4 आया है। तो अपना दिमाग से आप जानते हो कि अगर एक को x हमने माना है, तो अगला हो जाएगा x प्लस 1 होगा। तो आप देखो कैसे इसको लिखोगे, इससे लिखोगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, लिखोगे पहली संख्या, उसको बना चढ़ा के जितना अच्छा से लिखना है ना उतना लिखो, लिखोगे पहली संख्या बराबर x, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे एक लाइन देखो, एक लाइन छोड़ दो, जितना दूर दूर लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। फिर लिखोगे कि दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद ऋण डालोगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। यही चीज तो आप लोग करना है एग्जाम में, वही तो कोई नहीं करता है, प्रश्न कहाँ लगाओगे। अब फिर पढ़ोगे प्रश्नानुसार, उसमें बोला था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को गुणनफल, गुणनफल मतलब समझते हैं ना कि गुणनफल मतलब गुणा करने के लिए बोला, इन दोनों का गुणनफल मतलब एक आपका यक्स है, इसका अगर हम गुणा कर देंगे यक्स प्लस 1 में, तो गुणनफल इसका 2 आ रहा है, मतलब इन दोनों को गुणा करने पे 2 आ रहा है, 2 लिख दोगे। अब यही चिन्ह लगाना आपको, ये चिन्ह जरूरी है, तब भी समीकरण सॉल्व करते हैं तो ये चिन्ह लिखते हैं। तो देखो गुणा कर लो, यक्स में यक्स को गुणा करोगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा यक्स बराबर 2, ठीक है। अब समझो, अब यहाँ से आप लोगों को सॉल्व करने नहीं आता कि यहाँ पे कैसे समीकरण सॉल्व करते हैं, तो देखो इतना तो आपको याद होगा कि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, यह प्लस को इधर कर दोगे तो माइनस, इधर चला गया तो जीरो, इतना तो कर सकते हो कि नहीं, इतना नहीं आता है, अब इतना भी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे करना क्या होता है, अब यहाँ पे गुणनखंड करना है। अब बहुत सारे बच्चों को गुणनखंड आता नहीं है, ठीक है, तो गुणनखंड नहीं आता है तो अब वो क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए फैक्टर जिनको बनाना आएगा वही कर पाएंगे, जिनको नहीं आएगा वो नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो चुपचाप ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ, देखो ये जो 2 है ना, 2 को लिख दो यहाँ पे, 2x, ठीक है, माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0, अपने से कुछ ना कुछ इसी तरह लिख दो। फिर यहाँ से कॉमन ले लो कुछ ना कुछ, x कॉमन लोगे तो x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 2, इतना तो कर ही सकते हो। फिर देखो x प्लस 2 इसमें भी, x प्लस 2 इसमें भी है, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लो, इधर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, ऐसे कर दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, इधर x माइनस 1 बराबर 0, तो इधर x बराबर माइनस 2, इधर x बराबर 1, तो देखो x बराबर माइनस 2 और x बराबर 1, ठीक है। तो माइनस तो आंसर नहीं होता है, x बराबर 1 ले लोगे, ठीक है। अब लिखोगे, ये देखो कॉपी मेरी पहली जो पहला पेज भर गया, पहला पेज भर जाता है ना तो दूसरा पेज खोल लेते हैं। देखो पहला पेज हमारे लोग का भर गया है, देखो दूसरा पेज आ गया ना, दूसरा पेज के लिए फिर आप लोग ऐसे कर दो अंडरलाइन, तो दूसरा हर एक पेज में आप लोगों को ये करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप हल करेंगे, हम लोगों का जो पीछे आंसर आया था मैं देख लेता हूँ कितना आया था, x बराबर 8 और x बराबर माइनस के 2। फिर यहाँ पे अगला पेज में फिर लिखो x बराबर 1 आया है, x बराबर माइनस 2 आया है, तो हम लिखेंगे कि x बराबर माइनस 2 ऋणात्मक है, जितना बढ़ा चढ़ा के लिखना है उतना लिखो, ऋणात्मक है, इस तरह लिखो ऋणात्मक है, इसलिए यह मान नहीं होगा, यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है, तो संभव नहीं है इसलिए हम x बराबर 1 लेंगे, ठीक है। तो x बराबर 1 लेंगे, इसलिए पहली संख्या जो हमने माना था पहली धनात्मक संख्या, तो पहली संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, और एक संख्या से दूसरी संख्या, तो आप लिखोगे कि दूसरी संख्या,
और दूसरी संख्या को हमने माना था यक्स प्लस एक, यही ना माना था। अब देखो तो यक्स बराबर एक आया तो पहली संख्या तो एक आ गया और यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस एक। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू एक रखोगे तो एक प्लस एक तो हो जाएगा दो, दूसरी संख्या दो आ गया। ठीक है, बस अब लास्ट में लिखना कि आंसर। ठीक है, आंसर लिख दोगे। और हमसे पूछा था इसमें क्वेश्चन में कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल दो से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो देखो पहली संख्या एक थी, दूसरी संख्या दो थी, इनका गुणनफल करेंगे तो दो आएगा। तो देखो ये दो से भाज्य है कि नहीं, तो बिल्कुल दो से भाज्य है। तो आप लिख दोगे कि सत्य, ये बिल्कुल सत्य है, यह दो से भाज्य है, यह दो से भाज्य है। बस हो गया। अब इसी तरह आप लोगों को बना बना के, इसी तरह आप लोगों को नहीं भी आता है तो जोड़ो, उसी में कुछ ना कुछ लिखो। ठीक है, जैसे हमको ये मालूम थोड़ी था, हमने जोड़ा अपने से। ठीक है, जोड़ जोड़ के हमने इस तरह लिख दिया। अब देखो कितना क्लियर लिखा हूँ। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या दूसरी संख्या, ये जब एग्जामिनर देखेगा आप लोगों को, तब एग्जामिनर जैसे ये सामने एग्जामिनर की कॉपी आ गई, देखो समझो कैसे चेक होती है। जब आएगी ना एग्जामिनर के सामने कॉपी, बस ये देखेगा पहली संख्या दूसरा प्रश्नानुसार, बस पूरा यहाँ पे जो 5 नंबर आएगा 5 नंबर दे देगा आप लोगों को। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी अगर आपने इस तरह उसी सवाल को लिखा है इस तरह, यहाँ पे इसको भी क्लिक करेगा 2 नंबर दे देगा। हालांकि एक ही क्वेश्चन है तो 5 नंबर एक ही बार देगा, लेकिन यहाँ दूसरा प्रश्न रहेगा तो इसको चेक करेगा तो देगा। देखो आपने कितना दूर दूर लिखा है, कितना फ्रेश। भले ही आपने बीच में कैलकुलेशन गलत किया है, वो मायने नहीं रखता है, बस वो मायने रखता है कि आपने कितना अच्छे से लिखा है, सजा कर लिखा है। ये देखो सबसे चिन्ह का प्रयोग बहुत जरूरी, देखिए चूंकि और इसलिए और प्रश्नानुसार, ठीक है, और दिया है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग करना क्या मैथ में, ये जो आप लोगों की कॉपी मिलती है, यहाँ पे आप लोग हर एक कॉपी पे रोल नंबर आप लोगों को लिखना है। रोल नंबर लिखते चलना हर एक यहाँ पे कॉपी पे। बस यही काम नियम अपनाना है, बस इसी को देख के नंबर एग्जाम में मिलता है। कोई भी सवाल आ जाएगा ना, नहीं भी आता है बना कर लिखो अपने से, ये दिया है प्रश्न अनुसार, इसलिए चूंकि का प्रयोग करते रहो, गुणा भाग अपने में करते रहो, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। सामाजिक विज्ञान में पास होने का बेहतरीन ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब तक आप तक यूट्यूब पे ऐसा वीडियो देखे नहीं होंगे, यूट्यूब पर कहीं नहीं आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलेगा। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप पास हो जाओगे, 100% मेरी गारंटी है। अभी तक आपने बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखा होगा कि आपको बताया होगा यह चीज कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बना बना के लिख दीजिए, ज्यादा लिख दीजिए, अधिक नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों का सामाजिक विज्ञान में कम नंबर आता है, जितने बच्चे अगर उस ट्रिक को फॉलो करके जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा तरीका कि अगर आप तक अभी कुछ भी नहीं पढ़े रहेंगे ना, आपको कुछ भी नहीं आता रहेगा, अगर उस रूल को फॉलो करोगे तो 100% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मैं बोर्ड कॉपी पे लिख के लेके आया हूँ, देखो बोर्ड कॉपी पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। पूरा बेहतरीन तरीके से लिख के लेकर आया हूँ, पूरा प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो पूरा एक एक पॉइंट आप लोग समझते चलना। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, जो चीज आप लोगों को समझनी है सबसे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सोल्यूशन कराने के पहले जो पॉइंट फैक्ट चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट्स को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। जैसे पहला पॉइंट है, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखो पहला पॉइंट में ये पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको पेपर मिले एग्जाम में, तो पेपर मिलेगा सबसे पहले घबराना तो है नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको ऐसा महसूस करना है कि हमें सब कुछ आता है और अच्छे से पेपर में देने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मेन पर्पस आप लोगों का होना चाहिए ये चीज कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, मतलब सभी क्वेश्चन को आप लोगों को लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्योंकि पूरा क्वेश्चन करोगे तभी आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आओगे, 70 में 70 मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, और टोटल में अगर हम बात करूं तो 100 में 100 मार्क्स आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोगों को पहली मेन पर्पस ये है कि सभी क्वेश्चन करना है। अब कैसे करना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि जो 15 मिनट टाइम आप लोगों को मिलता है रीडिंग पेपर पढ़ने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट आप लोगों को समय जो मिलता है, उसी 15 मिनट के समय में आप लोगों को एनालिसिस कर लेना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है। ठीक है, जब आप लोग पेपर पढ़ते हो ना तो उसी समय ट्रिक लगाया करो कि मुझे दूसरा क्वेश्चन जो है सबसे पहले करना है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करना है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन करना है, इसके बाद आठवां क्वेश्चन करना है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन करना है। उसी पेपर में लिख दो और इसके बाद जब सोल्यूशन करो तो उसको बस सोल्यूशन करते चले जाओ, और उसी के ट्रिक सबसे पहले उसको ट्रिक लगाओ जो सबसे बेहतरीन आंसर आप दे पाओ, जो आपको क्वेश्चन याद हो।
ठीक है। नहीं भी याद आप लोगों को होगा तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। हालांकि इस वीडियो में मेरा पर्पस यही है कि अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो तो फिर भी आप कैसे लिखोगे वो चीज आपको बताने वाला हूँ। तो जिसको याद होगा तो वैसे कर लेगा, जिनको नहीं याद होगा तो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया ना कि सभी क्वेश्चन करना है, इतना तो आपको दिमाग में फिट करके चलना है कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। आप देखो दूसरा बात जो पॉइंट है, पहले पॉइंट आपको समझ लो, यही पॉइंट मेन पर्पस रखेंगे आपके। दूसरा पॉइंट यह है कि आंसर जो आप दोगे, जो भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिख रहे हो, चाहे वो प्रश्न आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, तो जब भी आंसर लिख रहे हो भले ही गलत उत्तर लिख रहे हो, लेकिन उसी गलत उत्तर को आपको पॉइंट बनाकर लिखना है। पॉइंट बनाकर आप लोगों को लिखना है। जैसे कोई आप उत्तर लिख रहे हो तो उत्तर में जब उसका उत्तर लिखने जा रहे हो तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा, जितना पॉइंट में हो सके बस पॉइंट बना के आप लोग पॉइंट बना के 2 लाइन आपको लिख देना है, फिर पॉइंट बना के 2 लाइन आपको लिख देना है। भले ही गलत ही लिख रहे हो, जिनको आएगा तो सही लिखेंगे, जिनको नहीं आएगा तो बनाकर ही लिखना है, लेकिन पॉइंट में लिखना है। जब एग्जामिनर देखो, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है कि इसमें एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसके पास पूरा समय नहीं, सामाजिक विज्ञान तो पढ़ते ही नहीं है सब। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा पेपर है कि वो एग्जामिनर जो है पढ़ता नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि सामाजिक विज्ञान में अगर अधिक नंबर अगर उठाना चाहते हो तो रूपरेखा से उठता है। किससे? रूपरेखा मतलब समझते हो क्या होता है कि आपका जो कॉपी है कितना बनावटी है, कितना अच्छे से आपने एक्सप्लेन करके आप डिजाइनों से लिखे हो। जैसे पॉइंट, पहला पॉइंट इसमें रोल प्ले करेगा पॉइंट, पॉइंट बनाकर अगर उत्तर लिखे हो तो एग्जामिनर खुश होकर पूरे अंक देंगे। भले आपको पढ़ने नहीं जाएंगे बीच में क्या लिखे हो, और पढ़ने भी जाएंगे तो आप इतना तरीके से लिख के बना कर लिखोगे कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो लगेंगे कि हाँ सही लिखा है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहली पॉइंट पॉइंट बना के लिखना है। कभी ये गलती मत करना कि उत्तर लिखते समय एक दो पैराग्राफ आप लगातार लिखते चले जाना, ऐसा नहीं। पॉइंट बनाकर ये लिखना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह फॉलो करोगे 100% मेरी गारंटी है कि पास हो जाओगे। तो पहला पॉइंट तो आपको मालूम चल गया कि पॉइंट बनाकर आप लोगों को आंसर का लिखना है। ठीक है। चलो इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये है जो कि सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करेगा कि हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड मतलब कि हाईलाइटेड आपको मार्कर नहीं लेके जाना है। हाईलाइटेड मतलब ये चीज होता है कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ना, तो इंपॉर्टेंट वर्ड को आप लोगों को, जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड है या तो उसको ब्लैक पेन से लिख दो, या तो ब्लैक पेन से नहीं लिख पा रहे हो तो ब्लू पेन से ही लिख रहे हो, लेकिन उस पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कर दो। पेंसिल से कर दो या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लो। ठीक है। जैसे मैं कह दूंगा कि जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे, तो 1915 आपको यहाँ पे नीचे हाईलाइटेड कर देना। जैसे हाईलाइटेड करोगे ना तभी एग्जामिनर जो जो देखेगा, कॉपी चेक करेगा, वो हाईलाइटेड इस चीज को देखेगा और इसी पे अंक पूरे के पूरे आपको दे देगा। तो यह पॉइंट आपको जरूर, भले ही गलत लिख रहे हो, मैं आपको ऐसा कर थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरा ही गलत लिख दोगे, पूरा का पूरा गलत लिखोगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड तो दो चार तो ऐसे वर्ड होंगे जो आपको सही याद होगा। तो जो दो चार वर्ड आप सही याद होगा उसी को ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड कर दो, बस वही दो चार वर्ड आपको पूरे के पूरे अंक दिला देंगे, मेरी गारंटी है। हाँ बस हाईलाइटेड करना पड़ेगा, तब हाईलाइटेड करोगे तो पूरे अंक दिला देगा, वही आपको दो चार पॉइंट, भले ही आपने बीच में गलत लिखा है। और जिनको याद होगा तो सही लिखेंगे। ठीक है। एक भी मैं आपको 100% दावा करता हूँ आप फेल नहीं होगे इस ट्रिक को अगर अपना लोगे तो, गारंटी है मेरी। हाँ अगला फिर आपको करना क्या है, फिर अभी मैं कॉपी आपको दिखाऊंगा लिख के। अगला ये है कि फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करो। ठीक है। फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास आपको करना है, 100% करना है। कैसे फ्लो चार्ट मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे आपको एक प्रश्न अगर मैं दे दूं इस तरह कि परिवहन क्या होता है, अगर मैं प्रश्न आपको दे दूं, जैसे फ्लो चार्ट का मतलब होता है, जैसे मैं कह दूं कि परिवहन, तो देखो परिवहन आपका 3 प्रकार का होता है। तो जैसे परिवहन में आप पहला इस तरह लिख दोगे कि स्थल परिवहन। ठीक है। दूसरा आप जल परिवहन भी होता है, वायु परिवहन भी होता है, तीसरा आपने वायु परिवहन लिख दिया है। ठीक है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार आपने लिए, इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, जो लास्ट में आता है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। तो इस तरह जब फ्लो चार्ट आप बना दोगे तो फ्लो चार्ट तो देखते हुए आपको एग्जामिनर पूरे अंक दे देंगे, क्योंकि जब फ्लो चार्ट आप बनाओगे और पॉइंट में आंसर लिखोगे तो आपका आंसर जेन्युइन होगा और सबके स्टूडेंट के कॉपी से आपका अलग कॉपी दिखेगा। कोई भी स्टूडेंट होता है, जो भी एग्जामिनर होता है, मैं आपको बता दूं, रियल बात आपको बता देता हूँ, एग्जामिनर जो होता है ना, एक दिन में कम से कम 200-150 कॉपी चेक करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जिस तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस तरीके को आप फॉलो कर दोगे, जिस प्रकार बता रहा हूँ उसी प्रकार लिखोगे, तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो 100 बच्चों का सेम कॉपी चेक करेगा उसी तरह। लेकिन जब आपका 101 नंबर पे आपकी कॉपी जब चेक करेगा तो आपको आपके कॉपी की जब चेक करेगा ना तो सबसे अलग कॉपी आपको दिखेगी, और सबसे अलग कॉपी दिखेगी तो आपको सबसे अलग नंबर भी देगा, 100% देगा, मेरी गारंटी है। इस तरह तो फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करो। अगर क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न आ रहा है जिसको आप फ्लो चार्ट से बना सकते हो तो उसको फ्लो चार्ट से ही बनाओ। ठीक है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद आपको जो करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगला पॉइंट यह है
कि हर आंसर के बाद 2 लाइन का गैप दीजिए। और कोई आंसर आप लिख रहे हो, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने आंसर यहाँ पे लिख दिया, तब आंसर खत्म हो गया ना, तो कम से कम 1 लाइन 2 लाइन का गैप दो, तब जाके अगला प्रश्न उत्तर यहाँ से लिखना प्रारंभ करो। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसको भी ध्यान में रखना है। ये छोटी-छोटी जो बातें हैं आप फॉलो करके बहुत अच्छे अंक ला पाओगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में यही छोटी-छोटी बातें देखकर अच्छे नंबर दी जाती हैं। ठीक है? एग्जामिनर आपको पूरा पढ़ने नहीं जाएगा कि आपने क्या लिखा है, क्या नहीं। इसी रूपरेखा को देखेगा, अगर आपने अच्छे से लिखा है तो नंबर आपको पूरा दे देगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। तो हर आंसर के बाद 2 लाइन का गैप तो देना ही देना है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो देखो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर ऐसा कि क्वेश्चन तो सब आ रहे थे, लेकिन हमने 2-3 क्वेश्चन लिखा या 10 क्वेश्चन लिखा, तब तक टाइम ही पूरा का पूरा हो गया, 3 घंटा समय बीत गया और हमारे 5 क्वेश्चन छूट गए, किसी के 4 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये तभी आप लोगों का संभव हो पाएगा जब टाइम मैनेजमेंट करोगे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये चीज़ होता है, मैं आपको रियल बताता हूँ। जैसे आप लोगों का 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई क्या करता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन को वो लगेगा 2 पेज में लिखने के लिए। तो 2 पेज में लिखोगे तो समय ज़्यादा नुकसान होगा कि नहीं? और आपको मालूम होना चाहिए कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए मात्र 3 लाइन ही काफ़ी होती है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन को 3 लाइन लिखना है, लेकिन आप लिख रहे हो 2 पेज, तो पूरा का पूरा समय भी जा रहा है और नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको वर्ड लिमिट बहुत ध्यान में रखना है। आपको जानना है कि 2 नंबर का प्रश्न है तो उसको कितने लाइन में लिखना पड़ेगा। 4 नंबर का प्रश्न है तो उसको कितने लाइन में लिखना पड़ेगा। 6 नंबर के प्रश्न है तो उसको कितना लाइन में लिखूँगा और उसको कितना समय दूँगा। तब जाके मैं 3 घंटे में पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कर पाऊँगा। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि अभी मैं उसमें लिख के लेके आया हूँ, आपको मालूम चल जाएगा कि 4 नंबर के प्रश्न को कितने लाइन में लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है। ये जितना रूल आपको बताया हूँ सब उसमें फॉलो किया गया है, जो मैं पेपर लिख के लेकर आया हूँ कॉपी में। ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी उसमें लिख के लेके आया हूँ, अभी मालूम चल जाएगा आपको। बस आप रूल को ध्यान में रखते चलो। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? चलो, अब हम यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉपी पे कि कैसे लिखना है। देखो, साइड करता हूँ, अब कॉपी में लेकर आ गया यहाँ पे। अब मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि दिखे आपको। अब ध्यान से समझना। पहले आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस बार नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? आपके पास लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आएगा। लघु उत्तरीय 4 नंबर के लिए, दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर के लिए प्रश्न। लेकिन बता देता हूँ आप लोगों को समझने का तरीका। देखो, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये प्रश्न आता है, जैसे यहाँ प्रश्न एक दे दिया कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, और ये प्रश्न 2 नंबर के है। और कुछ बच्चों को नहीं याद होगा तो वो क्या करेंगे कि लगेंगे यहाँ से लिखने के लिए, तो लिखना नहीं है। देखो, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ तो आप फ्लो चार्ट से समझा सकते हो, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। फ्लो चार्ट इस तरह बना जाता है, जैसे पहला हमने राष्ट्रवादी भावनाएं का उदय हुआ, इसके बाद हमने गैप यहाँ पे तीर का एरो देके लिखा। इसके बाद 1848 में निर्वाचित संसद बना। इसके बाद राजशाही और फौज द्वारा दमन हुआ। फिर प्रशा का नेतृत्व किया गया। फिर ऑटोमान बिस्मार्क की भूमिका हुई इसमें। फिर उसके बाद 3 युद्ध हुआ। 3 युद्धों के बाद जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। इसके बाद 18 जनवरी 1871 में ये जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है? तो देखो, इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। इस तरह अगर फ्लो चार्ट बनाओगे तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और इसके बाद पूरे के पूरे नंबर देगा और खुश होकर आपका आगे की भी कॉपी आपको चेक करने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। वो बस इस तरह करेगा और लास्ट में आपको उसको मालूम चल जाएगा कि मुझे इसे कितना नंबर 70 में देना है। वो खूब आराम से 60 नंबर या 65 नंबर आपको दे देगा। बस आगे की चीजें अगर इस तरह एक्सप्लेन किए रहोगे तो फ्लो चार्ट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो फ्लो चार्ट पे आपको ऐसे बनाना है। तो 2 नंबर वाले प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में जो इस बार है 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सब कुछ मैं लिख के लेके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये लघु उत्तरीय है जो कि 4 नंबर के लिए है। देखो कैसे लिखोगे इसको, कितना छोटा लिखना होता है, लेकिन आप लोग बस बड़ा लिख लेते हो कैसे। देखो, प्रश्न यह है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है? 2 तर्क दीजिए और एक तर्क 2 नंबर के लिए। सबसे पहले हम लोग देखो लिखोगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक है क्योंकि पहला पॉइंट इस तरह, समुदाय का राजनीतिक का प्रभुत्व स्थापित। ये हेडिंग डाल के तब आप लिखोगे इसको, 2 नंबर मिल जाएगा। देखो कितना लाइन लिखा हूं, मात्र 2-3 लाइन लिखा हूं कि सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। बस आपको बना के बस इतना ही लिखना है, 2 पॉइंट। ये नहीं कि बनाकर खूब ज्यादा लिखो, नहीं, बनाकर भी लिखना है ना तो बस मात्र 2-3 लाइन ही लिखना है। एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम होता है कि ये जो प्रश्न होते हैं 2-3 लाइन के ही होते हैं। तब आप गलत ही 2-3 लाइन लिखोगे तो उसको मालूम चलेगा कि आपने सही लिखा है। लेकिन आप बनाकर 10 लाइन लिख दोगे तो ऑटोमेटिक 10 लाइन जब लिखोगे तो उसको खुद मालूम अंदाजा लग जाएगा कि नहीं भाई तो गलत ही लिखा है, क्योंकि 10 लाइन का आंसर होता ही नहीं है। तो 10 लाइन लिख कैसे दिया, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो, यह तरीका होता है। तो आप गलत भी लिख रहे हो ना तो वर्ड लिमिट का ध्यान ही रख के लिखो,
तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको मालूम नहीं चलेगा कि गलत लिखा है कि सही लिखा है, नंबर दे देगा आपको। इसी तरह दूसरा हेडिंग हिंसा, दंगा और नरसंहार, देखो कितना लिखा हूं, बस इतना, तुरंत चेक करेगा दो। बस देखो, बस एक पेज में आप लोगों का 4 नंबर का प्रश्न हो गया। लेकिन कुछ लोग आपको यूट्यूबर ये बताएंगे कि 4 नंबर का प्रश्न है तो 4-5 पेज में लिख दो, तुम बना बना कर लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा थोड़ी होता, बनाकर भी लिखोगे तो उसका तरीका ना होता है, तब ना नंबर देगा कि ऐसे ही दे देगा। तो देखो ये तरीका होता है जो आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा। लेकिन हालांकि इस बार हमने प्रण लिया है कि 95% लाना है तो लाना है भाई, चाहे मेरे चैनल पर कमजोर छात्र है, चाहे मेरे चैनल पर टैलेंट छात्र है, सबके लिए वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि सब पास हो जाए। अब देखो 6 नंबर के लिए लोग कैसे लिखते हैं, देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न कैसे लिखना चाहिए आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रश्न आ गया कि संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। देखो संघवाद क्या है उसके लिए 2 नंबर, और उसकी जो 4 विशेषता उसके लिए 1-1 नंबर दिया गया, मतलब टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। कैसे होगा, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे संघवाद। देखो संघवाद में हमने एक चीज पॉइंट आपको बताया था कि बीच में आपको हाईलाइटेड करना है। देखो जैसे सर्वोच्च सत्ता केंद्र पर अधिकार विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों, ये हमारे पास हाईलाइटेड पॉइंट है। गलत ही लिखो लेकिन उसको हाईलाइटेड कर दो, ठीक है। इसके बाद देखो आपको नंबर कैसे मिलते हैं, जब ये कॉपी चेक करने जाएगा एग्जामिनर तो ये पूरा नहीं पढ़ेगा, बस इस हाईलाइटेड पॉइंट को देखेगा, 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद हेडिंग डालोगे कि भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषता कौन कौन सी। देखो पहला हमने डाला है कि 2 से अधिक स्तर वाली अलग अलग अधिकार क्षेत्र, अतिसर का मौलिक प्रावधानों के लिए बदलाव, लोगों की सहमति, और चौथा यह कि राजस्व के अलग अलग स्रोत। अब ये 4 हमने यहाँ पे संघीय ढांचे की विशेषता लिख दिया। अब सबको अलग अलग करके 2-2 लाइन लिखूंगा। जैसे पहला 2 से अधिक स्तर की जो सरकारें हैं उसको मैं हेडिंग डालूंगा, ठीक है। तो देखो कैसे लिखा जाता है आपको बता रहा हूँ, देखो 1 नंबर नहीं कटेगा। अब सबका अलग अलग हेडिंग बनाओगे। जैसे पहला हेडिंग यहाँ पे यह है कि 2 से अधिक स्तर, हमने लिखा है कि यहाँ सरकार 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, बस यहाँ से आपको 1 नंबर मिल गया। इसके बाद अलग अलग अधिकार क्षेत्र, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, बस इस तरह 2 चाइल्ड लाइन बनाकर अपने से लिख दोगे हेडिंग डाल के, यहाँ से भी 1 नंबर मिल जाएगा। देखो अब ये भी है, इसको भी इस तरह लिखोगे 1 नंबर। अब बताओ 1 नंबर के लिए इतना ही लिखना पड़ता है, ये नहीं कि एक हेडिंग डाल दिए और 1 पेज लिख दोगे तो बहुत अंक नहीं मिलेंगे, समय भी नुकसान होगा, पूरा पेपर भी नहीं कर पाओगे, अंक भी नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। तो इतना ही वर्ड लिमिट में लिखो जितना मार्क्स के क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला है राजस्व के अलग स्रोत, इसमें भी आपने लिखा 1 नंबर मिल गया। तो इस तरह कॉपी चेक होती है, इस तरह नंबर मिलता है। नहीं पढ़े हैं गलत ही लिखना है, लेकिन इसी प्रकार आपको लिखना है, 1 नंबर नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा कि आप लोगों के लिए है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ। सबको मालूम है कि न्यूमेरिकल आप लोगों के 10 या 15 नंबर के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, और ना फार्मूला याद रहता है आप लोगों को, ना कभी पढ़े रहते हैं, ना कभी आप लोगों को लगाना आता है। फिर भी आप लोगों को कैसे लगाओगे, मैं पूरी की पूरी इस वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए मैं लिखा हूँ बिना पढ़े, बिना फार्मूला याद किए, बिना प्रैक्टिस किए, केवल ट्रिक से आप पूरे के पूरे नंबर आप ला सकते हो, और 100% मेरी गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। कभी जिंदगी में आप तो न्यूमेरिकल में फेल नहीं हो सकते, मेरी गारंटी है, ठीक है। अभी आपको मालूम चल जाएगा कि मैं किस प्रकार न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा, आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार आप लोगों को सॉल्व करना है, पूरे के पूरे आप लोगों को नंबर मिलेंगे। तो देखो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, अब फिर जब आप पूरा देख लोगे ना तो खुद आपको एनालिसिस हो जाएगा। दुनिया का कोई भी पेपर आपको मिलेगा ना, तो भले ही आपको कुछ ना याद हो, लेकिन आप पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दोगे। भले ही गलत सॉल्व करोगे लेकिन नंबर आपको मिल जाएंगे। एग्जामिनर ध्यान ही नहीं दे पाएगा कि आप गलत सॉल्व किए हो कि सही सॉल्व किए हो, नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे। तो भाई 10 या 15 नंबर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो क्या स्टेप होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। ये देखो मेरे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। देखिए सबसे पहले मेरे पास कॉपी है और मेरे पास पेपर है, मुझे कुछ नहीं आता है, कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दूं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। फिर देखो कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। आप भी कहोगे कि हाँ तो कोई सॉल्व किया है, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सही सॉल्व किया हूँ कि गलत सॉल्व किया हूँ, ठीक है। और यही ट्रिक आपको अपनाना है एग्जाम में। एग्जाम में खुद कंफ्यूज हो जाएगा, वो पूरे के पूरे नंबर दे देगा आपको, ठीक है। ध्यान उतना टाइम नहीं रहता है, और देखना किस प्रकार मैं सॉल्व करता हूँ। देखो अब एक पेपर ले लो, और इसके बाद पेपर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन, जैसे एक पेपर मेरे पास है, ले लेता हूँ। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेता हूँ कि 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 4 नंबर के लिए। अब इस प्रश्न में हमको कुछ मालूम नहीं है, बस हमको ये मालूम है कि हाँ प्रश्न उत्तर तीसरा का यह अथवा है, तीसरे का क्या है, तीसरे का क का अथवा है, ठीक है। बस इतना प्रश्न उत्तर मालूम है। बस आपको करना क्या है कि यही प्रश्न उत्तर यहाँ पे डाल देना है। चलिए डाल देते हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है। ये डालना आपको जरूरी है, ठीक है। प्रश्न उत्तर डालोगे
तीसरे का क डालोगे, इसके बाद अथवा कर रहे थे ना तो अथवा डालोगे, इसके बाद फिर देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं दिमाग से। हो गया ना, बस इतना काम करना है। और इसके नीचे थोड़ा अंडरलाइन कर देना, ताकि देखिए यही सब नंबर आपको दिलाते हैं। जितना अच्छे से लिखे रहोगे एग्जामिनर समझेगा कि हाँ बहुत आप पढ़ने में अच्छे हो, तभी आप इतना अच्छे से लिखे हो। ठीक है, नहीं तो जिसको नहीं आता है तो फालतू का जैसे मतलब वैसे ही लिख देता है। ठीक है, अब हो गया। अब देखो देखो सबसे पहले सॉल्व क्या करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को 2 लाइन लिखना है। क्या लिखना है उसको देखो। सबसे पहले आप लिखोगे 1 लाइन छोड़ के प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। जो बता रहा हूँ ना सेम उसी तरह आप लोगों को एग्जाम लिखना है। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो लिखोगे प्रश्नानुसार, फिर एक कामा लगाओगे, फिर 1 लाइन छोड़ दोगे, फिर नीचे से लिखोगे कि दिया है। ठीक है, फिर नीचे से लिखोगे दिया है, तब जाकर आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे। देखो क्या है कि 4 ओम प्रतिरोधक। ठीक है, देखो प्रतिरोधक को हम आर से डिनोट करते हैं, लेकिन जिनको भी मालूम नहीं है कि आर से डिनोट करते हैं तो प्रतिरोधक भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, तो पहले 4 ओम प्रतिरोध है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, फिर 1 लाइन छोड़ देंगे, लिखेंगे प्रतिरोध बराबर। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है तो प्रतिरोध लिख देंगे, जिनको मालूम होगा कि प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं तो आर लिख देंगे। प्रतिरोध आर बराबर 4 ओम, 4 ओम दिया तो 4 ओम लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा है, प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड का मतलब समझते हो, सेकेंड का मतलब टाइम। टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दोगे आप समय। 1 लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है आपको, जितना दूर दूर लिखोगे अच्छा लगेगा। समय, और समय को तो टी से डिनोट करते हैं, आप लोग भी जानते हो। टी बराबर दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड आपको समय दिया है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। फिर पढ़ोगे, इस पे लिखा है कि 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा को बोलते हैं हीट। यच का वैल्यू दिया है, यच बराबर 100 जूल। ठीक है, तो यच नहीं तो तुम ऊष्मा लिख दो। ऊष्मा, जिनको मालूम होगा कि ऊष्मा को हम यच से डिनोट करते हैं तो यच लिख देना। यच बराबर दिया है 100 जूल, 100 जूल। ठीक है, इतना लिखने के बाद तब नीचे आप हल डालोगे, हेडिंग हल। अब देखो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक समझने की कोशिश करो। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से पूछा है, यहाँ तक हो गया हल ना। हल के पहले भी आपको 1 लाइन लिखना है कि क्या पूछा है कि प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। फिर आपको एक हेडिंग यहाँ पे लिखना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे 1 लाइन छोड़ना है, लिखना है ज्ञात करना है, ये भी जरूरी है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात हमको करना है विभवांतर। इसके जस्ट नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं था। विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर को हम वी से डिनोट करते हैं, वी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए न्यूमेरिकल में एक चीज होता है कि जो ज्ञात करना है आपको विभवांतर वी, आपको दिया है आर टी एच। अब देखो इसी में से कुछ ना कुछ आप लोगों को फार्मूला बनाना है और यहाँ से वी का वैल्यू ज्ञात करना। अब एक तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे एच टी आर और वी में कम से कम लगभग आपको बताऊं कि इससे आपके 6 फार्मूले बनते हैं। ठीक है, अब 6 फार्मूला में लिखता हूँ, इसके बाद में बताता हूँ कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, कैसे करना है। एक फार्मूला होता है एच बराबर पी इंटू टी। ठीक, अब एक फार्मूला होता है एच बराबर वी इंटू आई इंटू टी। पहले फार्मूला लिखवा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या करना है, कौन सा नियम आपको लगाना है। इसके बराबर होता है, इसको अगर सॉल्व करूं तो एच बराबर वी आई टी होगा। अगर तीनों को गुणा कर दूं तो यह फार्मूला बन जाएगा। और इसको सॉल्व करूंगा तो एच बराबर पी टी होगा। ठीक है, इसके बाद 2 फार्मूला हो गया, एक फार्मूला यह हो गया और दूसरा फार्मूला यह हो गया। तीसरा अगर फार्मूला बात करूं तो एक और फार्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, और एक फार्मूला और होता है एच बराबर वी स्क्वायर आर इंटू टी होता है। ठीक है, यह फार्मूला होता है। अब देखो इतने तमाम फार्मूला होता है, इन तमाम फार्मूलों से हम किसी भी फार्मूले का अप्लाई करके और हम यहाँ से v का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए कोई स्टूडेंट क्या करेगा, कोई स्टूडेंट इसका प्रयोग करेगा तो इस फार्मूला का प्रयोग करके फिर कोई दूसरा फार्मूला में रखेगा तो v का वैल्यू निकल जाएगा। कोई स्टूडेंट इसका फार्मूला करेगा तो कोई स्टूडेंट इसका फार्मूला का यूज करेगा, कोई स्टूडेंट इसका फार्मूला का यूज करेगा। तो तमाम इतने सारे स्टूडेंट हैं और सभी स्टूडेंट अलग अलग तरीके से पढ़े हैं, सभी स्टूडेंट अलग अलग तरीके से लगाएंगे एग्जाम में। तो एग्जामिनर के पास जब कॉपी आएगी तो सब स्टूडेंट की अलग अलग आएगी, तो वो जब वो चेक करेगा तो आंसर मिलेगा सबका सेम आएगा। तो वो जो आपका तरीका रहेगा तो उसके दिमाग में ये छप जाएगा कि ये जो सवाल है, ये क्वेश्चन है, कई तरीकों से लगाए जा सकते हैं। ठीक है,
तो वो क्या करेगा कि हर एक स्टूडेंट को अगर इस प्रकार कॉपी अगर आपको देखता है, अगर आपने स्टेटमेंट्स को अच्छे से सजा के लिखा है, तो समझ जाएगा कि नहीं ये स्टूडेंट कहीं दूसरे फार्मूला से यूज किया है, लेकिन सही लगाया होगा, वो आंसर आपको दे देगा। आपको करना क्या है कि इसी में से आप लोगों को अगर कुछ याद नहीं है, जैसे मुझे तो फार्मूला याद था तो मैंने फार्मूला आप लोगों को लिख दिया यहाँ पे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि v निकालना है, तो आप अलग से ऑटोमेटिक अपने फार्मूला बना देना इस तरह कि v बराबर होता है। अब इसी में से कुछ ना कुछ आप लोगों को कर देना, जैसे यहाँ पे कर देना r है, तार का स्क्वायर कर देना इंटू टी कर देना और h का यहाँ पे भाग दे देना, तो एक फार्मूला बन गया v बराबर आर स्क्वायर इंटू टी बटे एच। भले ही फार्मूला क्या है आपका गलत है, वो तो हम लोग जानते हैं ना कि गलत है, एग्जामिनर नहीं जान पाएगा क्योंकि उसको लगेगा कि तमाम रूलों से यह फार्मूला लगता है ना, तो तमाम रूल होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो इस पे ध्यान नहीं देगा, वो सोचेगा कि सही लगाया होगा। अगर आपने स्पष्ट लिखा है तो इस तरह अगर स्पष्ट लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि जो जिसको आ रहा होगा तभी तो इतना अच्छा से लिखा है। तो ये फार्मूला बन गया। किसी को फार्मूला नहीं आ रहा है तो इस तरह मान लेना v बराबर यहाँ पे एच को ऊपर कर देना तो एच स्क्वायर इंटू आर कर देना बटे में टी कर देना, फिर एक फार्मूला बन गया। तो तमाम अपने से फार्मूला बनाकर यहाँ पे वैल्यू रख देना और सॉल्व हो जाएगा। जैसे मतलब v का वैल्यू इसमें से निकालना चाहूंगी इसमें से, ठीक है, तो क्या होगा v बराबर क्या दिया एच स्क्वायर, एच का मतलब दिया है आपका एच स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है, आई इंटू आर, आर आपका है 4 और बटे में टी आपका क्या है 1 सेकेंड। तो v बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 यहाँ पे 4। तो v बराबर इसको ऐसे लिख देना 10 पे पावर कितना लिख देना 1 2 3 10 पे पावर 4 इंटू 4 इस तरह लिख देना और लास्ट में लिख देना इतना विभवांतर, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, वो चेक कर देगा, ठीक है। हालांकि इसका रियल सोल्यूशन बता देता हूँ कि इसका रियल सोल्यूशन कैसे लगाएगा, तो वो इस फार्मूला से आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर इस सवाल को अगर मैं रियल लगाना चाहूँ तो इस फार्मूले से लगेगा। एच बराबर देखो एच बराबर कितना दिया है 100, तो यहाँ पे लिख देना 100 बराबर वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर निकालना है, आर का वैल्यू दिया है आपका 4 ओम तो 4 लिख देना, टी का वैल्यू दिया 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यह गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 बराबर वी स्क्वायर को गुणा एक में होगा तो वी स्क्वायर, यहाँ से वी निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल में आ जाएगा, तो वी बराबर क्या आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। विभवांतर कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। तो एग्जैक्ट में रियल आंसर तो इसका ये होगा। तो हम लोग जानते हैं तब ना लगाए हैं, अगर आप लोग नहीं जानते रहोगे तब कैसे लगाओगे, तो आप लोग ये दिमाग लगाओगे, इस तरह कोई ना कोई अपने फार्मूला बना देना और हल कर देना, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन लिखने का तरीका यही होना चाहिए, पहले आप क्या लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है, फिर जो जो चीज दिया होगा उसको आराम से राइटिंग अच्छे से लिखना, एक एक लाइन गैप छोड़ के लिखना, ज्ञात क्या करना उसको लिखना, तब जाके हल इस्तेमाल करना, कोई अपने फार्मूला बनाकर अपने से उसको काट पीट कर लास्ट में आंसर ला देना, लेकिन फ्रेश होना चाहिए, क्लीन, पूरे नंबर मिलेंगे। हर एक न्यूमेरिकल में यही काम करना है, जितना भी न्यूमेरिकल आएंगे, जो न्यूमेरिकल आपको लगता है कि मैं लगा लूंगा तो उसको आप सही से लगा लीजिएगा, जो लगता है कि नहीं लगा पाऊंगा तो उसको इस ट्रिक से लगा देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन छोड़ के नहीं आना है आप लोगों को। देखिए इस तरह मैं लगाया हूँ तो लग रहा है क्या कि गलत लगाया हूँ, लग रहा है बिल्कुल सही है। उन लोगों के पास मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड होता है, 2 सेकंड एक पेज को देखने के लिए 2 सेकंड उनको लोगों को पास होता है, बस इस तरह देखेंगे आंसर दे देंगे आपको। तो यही तरीका था, आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।